अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाब सिल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। और आज भी हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद नहीं है, बीमार है बेचारा। गम लिया सर, क्या करें, मैच हारने का गम लिया। वो तो परसों से हमें पता चल रहा था बीमार है, तो उसको पहले ही पता चल गया था कि मैंने कल छुट्टी करनी है। मैं पहले बता रही हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत गम है हमारे मैच हारने का, जो मुझे इतनी उम्मीद थी ना। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई, कैसा वार्म वेलकम पाकिस्तान, हमने इतना ही ज्यादा वार्म वेलकम कर दिया कि हम हारते ही चले जा रहे हैं। हम हारेंगे, हम हारे, लेकिन हमें तुमसे प्यार है। ये हमारा वेलकम करने का एक तरीका है। तो अगर सीरीज वाइट वॉश होगी, आप देखिए टेस्ट सीरीज में 3 मैचेस थे, 2 तो जीत गई इंग्लिश टीम, 1 रह गया। अब वाइट वॉश होगी तो क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या करेंगे बताएं। बस हम पता नहीं क्या करेंगे। 22 साल बाद कहते हैं पाकिस्तान होम ग्राउंड पे इस तरह से टेस्ट सीरीज हारा है, तो बहुत लंबी मुद्दत के बाद इस तरह से हारा है। 17 साल बाद टीम आई और वो भी सीरीज हम हार गए। परफॉर्मेंस सेकंड इनिंग में कुछ बेहतर थी थोड़ी सी। बाबर आजम अगर काश थोड़े से रन और बना लेते, एक ही रन करके आउट हो गए तो शायद टीम का चांस बन जाता, लेकिन एक वो साउथ शकील का वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और उनका जो एक कैच है जो विकेट पे बिहाइंड द विकेट लिया मार्क वुड की गेंद के ऊपर, वो कैच थोड़ा सा मुतराज़े बन गया। उसकी वजह यह है कि थर्ड अंपायर ने भी देखने के बाद फैसला किया कि ये आउट है, कैच है, लेकिन वो गेंद साफ जब क्लोजअप में दिखाया गया तो ज़मीन को टच कर रहा है। अच्छा, क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक अगर गेंद ज़मीन को टच कर जाए तो फिर आउट नहीं हो सकता। तो साउथ शकील का अगर आउट ना होता, मुतनाज़े फैसला है बहरहाल, और जिस अंपायर ने वो दिया वो अंपायर खुद बड़ा मुतनाज़े है, उसके कहते हैं डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। तो फिर तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन बहरहाल इमामुल हक जख्मी थे, उसके बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस दे गए। अब तीसरे टेस्ट की जैसे तुम बात कर रही हो, तो उसमें कराची में उसमें आधी टीम तो हमारी जख्मी पड़ी हुई है। तो सर बाबर आजम ने भी यही कहा है अपनी कॉन्फ्रेंस में कि देखिए मैं कहता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ। ये जो उनका जो बयानिया था ना, मुझे बहुत अजीब लगा कि हमारे आधे ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हैं, वी आर नॉट इन द फॉर्म, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कहा, तो जो उनकी स्टेटमेंट है सर वो भी मुझे ऐसी लग रही है जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बार हम थोड़ा सा एनालिसिस ज़रा करें तो इंग्लैंड ने हर शोबे में अपनी बर्तरी दिखाई है, और ये जो एक उन्होंने अब अपना स्टाइल बदला है गेम का, ये गेम बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया। टेस्ट मैच अदरवाइज होते थे कि ठुक 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 5 दिन जो टीम आ गई है वो जनाब ठुक ठुक किए जा रही है, आउट ही नहीं हो रही और स्कोर भी नहीं कर रही, और आखिर में मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता है। तो इंग्लैंड ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके ऊपर मैच का फैसला ज़रूर होगा। मतलब उन्होंने बड़ी बोल्ड टैक्लेशन की थी पहले टेस्ट में भी, दूसरे टेस्ट में भी वो तेज़ खेले और उन्होंने रन इतने बना लिए कि जो चौथी इनिंग में पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल थे। फिर भी कोशिश बहुत की, और जैसे मैंने कहा इमामुल हक अच्छा खेल गए, साउथ शकील बहुत ही अच्छा खेल है, और साउथ शकील ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि मुस्तकबिल के लिए एक असासा साबित होंगे। अब थोड़ी सी टीम सिलेक्शन में कल भी बात कर रहा था जैसे हाफिज़ इमरान से कि टीम सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से अगर स्पिनिंग विकेट थी तो फ़हीम अशरफ की जगह इनको चाहिए था या तो कोई फास्ट बॉलर और खिलाते, वसीम जूनियर हमारे पास मौजूद था, और या फिर कोई बैट्समैन बेहतर ऐसा होता। अजहर अली को निकालना थोड़ा सा ज़रा जायज़ नहीं था, मतलब वो होता तो शायद हमारे चांसेस बढ़ जाते। तो इस हवाले से मतलब ये है कि एनालिसिस आते चले जाएंगे, हम भी बात करते चले जाएंगे, लेकिन अब ज़रा चलें कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। यस सर, फॉर श्योर पॉलिटिकल हैपनिंग, मोस्ट ऑफ हैपनिंग यही है कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो इसके बाद सर चीज़ें इस तरह से चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें अभी उस तरह से चेंज नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने बड़ा मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चूँकि उससे पहले बात की थी और इमरान खान ने कहा था कि हम पहले पंजाब असम्बली तोड़ेंगे, उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ेंगे, और इलेक्शन पे अलबत्ता अगर गवर्नमेंट कोई डेट देती है तो फिर हम तैयार हैं। कंडीशनल एक मुज़ाकरात की उन्होंने बात की थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने कल अपने स्टांस में जो उन्होंने लिया है बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया है और सियासत को रियासत के लिए दाव पे लगा दिया। हमारी कोशिश ये है कि रियासत को बचाएं, और अगर हमने ये कोशिश करके इस तरीके से हुकूमत ही छोड़नी है तो फिर फ़ायदा क्या। उन्होंने इस बात की भी जो इमरान खान कह रहे थे कि उन्होंने दोबारा इदारों को एड्रेस किया था,
और उन्होंने कहा कि इदारों को चाहिए देख ले मुल्क नीचे जा रहा है और मईशत का बुरा हाल है, मईशत वाहिद ही उन्होंने कहा था, मईशत का बुरा हाल है, ऐसे में इदारों को चाहिए आगे बढ़े और कोई रोल प्ले करे। तो शहबाज शरीफ ने बाकी जितने भी अकाबरीन हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा ये बार बार इदारों को बुलाना बंद करें और इलेक्शन कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो उन्होंने कहा हम इमरान खान से बात करेंगे, शहबाज शरीफ ने। और सर मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर हम यौनरा देखिए, अगर हम इसको पूरा क्रक्स निकाले तो उन्होंने क्लियर कट दो बातें की हैं। एक तो ना हम इमरान खान से बात करेंगे, ना इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बात खत्म। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स ये था। और बस जो आपने सर स्टेटमेंट दी, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि हम सियासत को रियासत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो तो बड़े क्लियर हो गए अपने स्टांस पे, बिल्कुल। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बात कीजिए, जैसे आपने पहली स्टेटमेंट दी, तो वो स्टेटमेंट आपको ही पता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम पहले पंजाब असम्बली की तरफ जाएंगे। अब अगर पंजाब असम्बली की बात करते हैं तो हम काफ लीग की बात करते हैं, इत्तेहादियों की बात करते हैं, उनकी 10 सीट्स की बात करते हैं, उनके स्टांस की बात करते हैं। सर वहाँ से थोड़ा सा एक कंफर्मेशन या वर्डिक्ट आना भी बाकी है। हाँ, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। मतलब ये है कि ऐसे में जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अना पे बैठी हुई है, हटदर्मी पे बैठी हुई है, तो ये बड़ा मुश्किल सा फैसला हो जाता है कि कौन आगे बढ़ेगा और मुज़ाकरात करवाएगा और इस डेडलॉक को ब्रेक करेगा। डेडलॉक ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। हम बारहा ये अपने कहते हैं कि इस मौके के ऊपर मुल्क का सबको सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो ज़िद है, ख़ास तौर पे इमरान खान की पीटीआई की तरफ से, वो ज़िद बहुत ज़्यादा है। और ज़िद ये है कि जी इलेक्शन 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 सिर्फ यही हल है और कोई हल नहीं है उन मतलब मुल्क के पास, या कि इलेक्शन ना हुए तो फिर मुल्क जो है वो और ज़्यादा गिरेगा। जबकि दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट है और उनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने मईशत को संभाला है। इस मौके के ऊपर अगर मईशत में ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। सर संभाला भी क्या है, हम इसको संभाला देना तो नहीं कह सकते। हाँ अलबत्ता जो डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे वहाँ रुक गए हैं। हम इसको ये नहीं कह रहे कि चीज़ें बेहतर हो रही है या चीज़ें सस्टेनेबल हो गई हैं। हाँ अलबत्ता अगर ये हालात इस तरह से ही तज़ब्ज़ुब का मुसलसल शिकार रहते हैं तो कुछ ऐसे अहम फैसले, कुछ ऐसे अहम नतीजे हैं जो सामने आएंगे जो कि मुझे लगता है कि इर्रेपेरेबल होंगे। उसको एड्रेस करने के लिए अब एक टेबल पर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी सर दोनों जानिब से दिखाई जानी चाहिए। अगर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बहुत दफ़ा कहा है। अगर हम देखें शहबाज शरीफ तो अब क्लियर कट सामने आ गए, लेकिन नून लीग की क़यादत ऑन एंड ऑफ कहती है कि हम इन हैं मुज़ाकरात के लिए। तो ये मुज़ाकरात की टेबल पर जो आने की पेशकश की जा रही है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी पार्टी को भी दिखानी चाहिए ताकि अल्टीमेटली जिस चीज़ के बारे में सोचा जाए वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मैशियत। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। हाँ डिटेल में हमने डिस्कस करना है। एक और चीज़ इसके बारे में बात कर लें, हम अक्सर बात करते रहते हैं, और वो है हमारी आबादी का बेतहाशा फैलाव। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा था एक जगह, जो पुराना आर्टिकल मुझे याद आ गया, जो हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से था। यूएनओ की जैसे एक रिपोर्ट होती है कि भूख और आबादी के बेतहाशा बढ़ने का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अब पाकिस्तान भी ऐसे मुल्कों में है जहाँ आबादी छठा मुल्क है हम आबादी के लिहाज से, और वो आबादी बढ़ती चली जा रही है। और कहा जाता है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो बहुत जल्द हम चौथा मुल्क बन जाएंगे आबादी के लिहाज से बड़ा तरीन। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। हमारे खुराक हालांकि एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद वसाइल की कमी की वजह से हमें हर चीज़ बाहर से मंगवाना पड़ रही है। वसाइल हमारे पास पहले ही नहीं है, डॉलर हमारे पास ख़त्म हुए हैं, और उसकी वजह से जो निचला मतवस्त तबका है वो दबता चला जा रहा है। गुर्बत की लकीर के नीचे लोग चले गए हैं। सैलाबों ने, आफतों ने और ज़रा बुरा हाल कर दिया। तो इस मौके के ऊपर जो दुनिया का पैगाम है वो यही है कि अपनी आबादी को कंट्रोल करो हर सूरत। और सर 22 करोड़ की बात तो हम करते हैं वर्बली, अभी अगर मरदमशुमारी की बात की जाए या एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो वी कुड नॉट फाइंड येट कि वो एग्जैक्ट फिगर अब क्या हो गया है। और अगर सर इस सारी सूरत हाल में, इस बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की अपने प्रोग्राम में और ऑन एंड ऑफ, जब हमें मौका मिलता है हम इस चीज़ को ज़रूर कोट करते हैं कि सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसको एक्नॉलेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किया गया है कि ऐसा सैलाब आज से पहले नहीं देखा गया। रिहेबिलिटेशन की तरफ क्या ही जाना है उन लोगों ने सर। अगर उन इलाकों की हम खासतौर पर बात करें, वहाँ से अभी तक पानी नहीं निकाला गया, और हम हज़ारों की बात नहीं करते, लाखों की बात नहीं करते। इफेक्ट होने वालों की तादाद यानी इफेक्टीज की तादाद सर करोड़ों में है। उसके लिए पता नहीं अभी हमने क्या करना है। मतलब हुकूमती इदारे तो कुछ कर भी ले, बहुत कुछ कर भी ले, तब भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट पार्टीज़ को भी और हर किसी को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर कई साल मजीद लगेंगे हम इस डैमेज को रिपेयर करने। वो मैं जो जब देखता हूँ ना, मतलब इस हवाले से जैसे आपने बात की,
मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात कर रहे हैं, बम फटा हुआ है। Yes. जब वो कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक बम फटा हुआ है आबादी का। छोटे इलाकों में आप चले जाओ, गलियों के अंदर जहाँ गरीब गुरबा इलाकों की बस्तियाँ हैं, लोगों की बस्तियाँ हैं, वो जो काउंट ही नहीं है अभी, हाँ उनको हमने काउंट ही नहीं किया अभी अपनी मर्दमशुमारी में। पता नहीं वो काउंट हुए नहीं हुए, और गलियों में रेंगते फिरते बच्चे ऐसे जैसे मतलब कोई जिंदगी नहीं है वो, True sir, और very उनका true. कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। मुस्तकबिल नहीं। 2.5 करोड़ के करीब काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे जो दोस्त हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बाहर है। और इस सैलाब ने और ज़्यादा उनमें इजाफा कर दिया। तो बुनियादी सहूलतें उनके पास नहीं हैं। अब उनको किस तरह से कायल किया जाए, यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा अपनाना पड़ेगा। जो उलमा हैं उनको, जो बड़े हैं उनको, अपने बड़ों से मुराद मेरी होती है अपनी अपनी इलाकों के बड़े जो होते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जो मौसर आवाज़ में बात कर सकते हैं, उलमा कराम को। और ये तमाम हमें करना पड़ेगा, किसी भी सूरत में हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना। सर हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। आप मेंबर मेहराब की बात कर रहे हैं, अगर आप 4 लोगों से एड्रेस करते हैं, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आप 4 लोगों से नहीं, बेसिकली आप 4 ख़ानदानों को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये हर ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपको ये बात को आम करना चाहिए कि अपने मुल्क का भी सोचना है। और फिर बच्चों की पैदाइश की अगर हम बात करें तो बच्चों को सिर्फ पैदा कर लेना, बल्कि अच्छी ज़िंदगी देना, मेयार ज़िंदगी देना, तालीम देना, ये सब भी अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको मलहूज़ खातिर वालिदैन की जानिब से नहीं रखा जाता। तो इस चीज़ को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दो इज़ अ डिटेल टॉपिक, वी कैन टॉक अबाउट दिस, हमको इंशाल्लाह सेगमेंट रखेंगे इस पर। अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, डिटेल रन डाउन की तरफ। तो आज टीम ने जो रन डाउन तैयार किया है उसमें आपको बताते हैं कि टॉप स्टोरी में ऑब्वियसली जिसकी हमने बात की है, कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टांस नून लीग की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम ना ही इमरान खान साहब से बात करेंगे और ना ही हम इलेक्शन की तारीख देंगे। इस पर स्टैंस पीटीआई का भी आ चुका है। पंजाब असम्बलीज़ को तोड़ने की बात वो पहले कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में आज की टॉप स्टोरी में डिस्कस करेंगे। मुल्क की शदीद बिगड़ती सूरत हाल, वो मैशियत हो, वो बिजली हो, वो पानी हो, वो गैस हो, हर एक अगर मसले को हर रोज़ एड्रेस किया जाए तो मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। आज हम बात करेंगे बढ़ती सर्दी में गैस के फ़क़दान की। शदीद बहरान है गैस का, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे सर गैस नहीं आती। इतनी शदीद सर्दी में बाज़ार जाए तो रोटी महंगी है, आप बाज़ार से खाना खा नहीं सकते। बहुत बहुत परेशानी है। किन किन इलाकों में क्या क्या सूरत हाल है, किन किन शहरों में क्या क्या सूरत हाल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे, सूरत हाल आपको अपडेट करेंगे। वो नॉर्दर्न वाले वो भी अपना शेड्यूल दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो शेड्यूल आया कराची से सुई सदन का, वो तो ये है कि 3 औकात में 2-2 घंटे के लिए मेरे ख्याल में शायद गैस सिर्फ अवेलेबल होगी। सुबह के वक्त में 6 से 8-9 बजे तक तकरीबन 2-3 घंटे के लिए अवेलेबल होगी, दोपहर में 2 घंटे के लिए, और फिर रात में 2-3 घंटे के लिए, उसके अलावा गैस नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी शिकायत है। अब नॉर्दर्न वाले जो है वो भी अपने शेड्यूल का ऐलान मुझे लगता है जल्दी कर देंगे और वो भी इसी तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अपने घर में कैंट में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गैस की शदीद किल्लत है और सिलेंडर ला के गुजारा करना पड़ रहा है। अभी आप मेन स्ट्रीम इलाके की बात कर रहे हैं सर। मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में कह दिया, मैं उन इलाकों को भी एड्रेस ही नहीं कर रही जहाँ 24 घंटे गैस ही नहीं आती है। और आप ये देखिए कि सर अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी शदीद सर्दी आई नहीं है, वरना आपको पता है गैस के और इस्तेमाल भी बढ़ जाते हैं। अभी तो सिर्फ खाना पकाने और किचन की हद तक हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शदीद बहरान की वजह से ख़वातीन बहुत परेशान है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उस टाइम पर गैस नहीं आती, दोपहर को, शाम को, रात को। तो इन मसाइल को कैसे एड्रेस करना चाहिए? पहले तो सर वार्निंग दे देते हैं शुरू में ही ना, सर्दी आने से पहले कि गैस का शदीद बहरान होगा और लोड शेडिंग होगी। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे, आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। लेकिन सर एक ऐसे ख़ानदान से भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे, चूँकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो हमने कहा ये खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उस ख़ानदान से आपकी मुलाकात कराते हैं। पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने वाले ख़ानदान हैं। 4-5 बच्चे हैं, उन सब के नाम और उनकी डिटेल स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करेंगे। उनकी मोहब्बत रिगार्डिंग, अगर हम फुटबॉल बात करें और फिर अगर हम अपनी पाकिस्तानी टीम की बात करें तो सर इतने अच्छे क्रेडिट टैलेंट होने के बाद वी शुड मेक आवर टीम to go like to present ourselves in international FIFA World Cup or something। ये 1000 ख्वाहिश है, ऐसी हर ख्वाहिश पे हम निकलेंगे, यही वाला हाल है। लेकिन हम इस टीम से बात करेंगे और इस फैमिली से बात करेंगे और इनको आपसे भी मिलवाएंगे। अच्छा सर जी, एक और बड़ी अहम चीज़ जो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सर मैं बात करी विटामिन B12 की। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस्म का बहुत अहम। ये क्या है हमें ये नहीं पता। होना चाहिए। ये जो विटामिन्स हैं
इनकी कमी क्या आपके जिस्म में क़ुव्वत बर्दाश्त कम करती है, बीमारियां पैदा करती है, क्या है उसका इलाज क्या है, इस बारे में सेहत चावला होंगी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में क्या विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो उसका इनटेक आप कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस किस चीज़ से आपको वो विटामिन मिल रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से क्या क्या होता है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने डिटेल रन डाउन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची से आपको एक स्टोरी शेयर करेंगे। कराची में सर 2022 में जो बेसिकली कुत्तों के काटने या कुत्तों के हमलों की हम बात करें तो उससे इफेक्ट होने वाले तादाद जो है वो 26,000 से भी तजावुज़ कर गई है सर। बहुत बड़ी 26,000 तकरीबन, बड़ा शहर है, लेकिन इसके बावजूद कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस तरह से आवारा कुत्तों के बारे में कोई पॉलिसी ना बनाया जिसकी बुनियाद के ऊपर इफेक्ट होने वाले की तादाद तो 26,000 है, लेकिन आप देखें कि कुत्ते के काटने पे ऑब्वियसली और ये भी रिकॉर्डेड होगा, पता नहीं अनरिकॉर्डेड कितना होगा। तो जाहिर बात है वहाँ पर अगर इन आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ से डरने वालों जो इफेक्ट हो रहे हैं और जो इन पर हमला किया जा रहा है उनकी तादाद भी मज़ीद बढ़ती जा रही है। इसको हम एड्रेस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर आजकल मैं कुछ विजुअल्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पे जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा है। हम बहुत सारा देख रहे हैं यूरोप साइड की स्नो की पहली एक आधी ना स्पेल आ चुका है, और वो जो स्नो स्पेल है हर कोई स्टोरी लगा रहा है। जो हमारे रिश्तेदारों में दोस्तों में वहाँ पर मौजूद है उनका इंस्टाग्राम देख ले, उनका सोशल मीडिया देख ले, हर कोई बता रहा है कि पहली स्नो हुई है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया सर? आपने तो की होगी, आप इन इलाकों में रहे भी हैं, इन इलाकों में गए भी हैं, तो आपने कभी पहली स्नो एक्सपीरियंस की है वहाँ पे, सीजन की पहली स्नो? हाँ, बहुत मज़ा आता है। और अब के ज़रा जल्दी हो गई थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि अमूमन दिसंबर की लास्ट नाइट जो होती हैं या जनवरी के शुरू में स्नो ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, देखिए ये भी क्लाइमेट चेंज है। अगर अभी जल्दी पड़ गई है तो फिर इसका मतलब यह है कि इस साल शदीद बर्फबारी होगी। एनीवेज इंग्लैंड में पूरे में तकरीबन बर्फ़ पड़ रही है, और उसके साथ अमेरिका की रियासतें बहुत सी जो है वहाँ पे भी स्नो पड़ गई है। और उसकी वजह से मैं देख रहा था कि लोगों ने जहाँ खुशी के मनाजर लगाए हैं वहाँ कुछ ऐसी भी सूरत हाल लगाई हुई है जहाँ गाड़ियाँ फिसल गई हैं, टकरा गई हैं एक दूसरे से। और ट्रफेलगर स्क्वायर जो है, जो इंग्लैंड का मशहूर, लंदन का स्क्वायर है, उसका फाउंटेन बड़ा मशहूर है, उसका पानी जो है वो भी मुंजमद हो गया, इतनी शदीद सर्दी है। लेकिन बाद में ख्याल में डेली डोज की तरफ में आके हमने इसको डिटेल में भी बात करी। ये क्रिसमस सर से ये जो ओवल ग्राउंड है हमारे पास क्रिकेट, अच्छा उसकी बात करनी है सर। उसके विजुअल्स बहुत प्यारे थे, हमने सोचा वो आपको दिखा देते हैं। ऑब्वियसली सर आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी महदूद होकर रह जाती है इन दिनों में। लेकिन अगर पहले सीजन की पहली एक दो स्नो की बात करें तो कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बिकॉज शुरू में इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती, ज़्यादा स्नो नहीं होती, लेकिन ये जो स्नो वाइट का एक मंजर आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन पे विंडो में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और मेरा सर लाइव देखने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन आप तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम भी देखेंगे, जो लोग वहाँ हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने कहा आपको भी दिखा देते हैं। लेकिन सर नॉर्दर्न एरियाज में आज खबर पड़ रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे बर्फबारी होना शुरू हो गई है, और वहाँ पर भी अगर हम टॉप पे देखें तो शदीद बर्फबारी हो रही है, और वहाँ पर भी बहुत सारे इलाकों में अब शदीद सर्दी हो गई है, कोयटा साइड पे और नॉर्दर्न एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी जिन्होंने एंजॉय करनी है वो इंग्लैंड नहीं जा सकते, तो चले नॉर्दर्न एरियाज थोड़ा एंजॉय करके वापस आ जाए। बाबू से टॉप सारा कह रहे हैं बर्फ से ढका हुआ है, और उसके साथ कागान नारान वैली में भी बर्फ पड़ चुकी हुई है, और हमारे शुमाली इलाका जो ऊपर वो तो ज़ाहिर है बर्फ पहले पड़ जाती है। कोयटा और उसके मुल्क का इलाके जो है वो शदीद सर्दी है, शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। तो जो सर्दी है हालांकि पंजाब में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो बर्फ़ें पड़ रही हैं इसकी हवाएं जो चलेंगी तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से यहाँ भी सर्दी का एक स्पेल शुरू हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट से और जनवरी से ऑनवर्ड ना मुझे लगता है कि शदीद सर्दी हो जाएगी। तो अपना इंतजाम कर लें। बारिश नहीं हो पा रही, लेकिन बारिश हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये जो अब के स्मॉग इतनी ज़्यादा नहीं है, और स्मॉग की वजह से जो खराबी पैदा होती है वो भी कम है। कल मैं निकला हुआ था दोपहर को तो मैं देख रहा था धूप काफ़ी थी, तो इसका मतलब था कि वो जो स्मॉग का कवर एक आ जाता है वो नहीं था, तो अच्छी लग रही थी धूप बहुत। लेकिन तेज थी सर, मतलब सर्दियों में धूप आनी चाहिए, लेकिन सर्दी उतनी ज़्यादा आ नहीं रही। लेकिन आपकी एक बात ठीक है बिल्कुल कि अभी नहीं आ रही, लेकिन एकदम से सर्दी हो जाएगी जनवरी के शुरू में और दिसंबर के लास्ट तक, तो फिर हम विंटर्स को एंजॉय कर लेंगे यहीं पे। लेकिन एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर चलिए आगे, हमने अब देना है आपकी डोज। तो आज का डेली डोज जो है वो क्या होगा? हमने आखिरी खबर आपको कराची से दी थी, हमने सोचा डेली डोज की पहली खबर भी आपको हम इसी से मुताल्लिक दे देते हैं।
कराची में ही सर, वहाँ पे जहाँ पे हमारा कुत्तों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग शौकीन भी है इस चीज़ के कि वो पेट्स रखते हैं। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप अगर एनिमल रखें तो लोग प्रेफर करते हैं कि या तो वो डॉग रखते हैं या वो कैट्स रखते हैं, यही दो ज़्यादा लोगों के शौक़ होते हैं। तो सर ये मुकाबला हुस्न हुआ वहाँ पे, और हर किस्म के जर्मन शेफर्ड टाइप और हर किस्म के कुत्ते जो हैं उन्होंने जिनको पाला, बच्चों की तरह रखा, खाने पीने का ख्याल, नहाने धोने का ख्याल, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, XYZ एवरीथिंग, इनका मुकाबला हुस्न हुआ। और सर देखिए कितने खूबसूरत से नजर आ रहे हैं। अच्छे मतलब ये है कि हर नस्ल के कुत्ते, जर्मन शेपर्ड भी उसमें हैं, बुल टेरियर भी हैं, जो फ्रांस का मशहूर कुत्ता है, क्या उसको बोलते हैं, बुलडॉग, वो भी है। तमाम कुत्ते जो वहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ नस्ल के। और वाकई जैसे सुहा कह रही थी कि बड़ी मेहनत करते हैं लोग जिन्होंने रखे होते हैं, उनको बनाने संवारने पे बच्चे भी बड़ी मेहनत करते हैं। और पता नहीं क्या बात है, बाहर के मुल्कों में तो मैं जब जाता हूँ ना तो वो देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा उनका ख्याल यहाँ रखा होता है। हमारे यहाँ कम तादाद में है, लेकिन यह है कि बाहर तो आपको वो ख़ास तौर पे ऐसे माजूर या अंधे लोग जो हैं उनके लिए भी उन्होंने ट्रेन किए हुए कुत्ते जो उनकी मदद करते हैं, उनको सड़क पार कराने में, उनका यहाँ तक कि एक मैंने वीडियो देखी जिसमें ग्रोसरी शॉपिंग तक कुत्ता कर रहा है। एक बास्केट उसमें उठाई हुई है और उस बास्केट के अंदर पूरी लिस्ट मौजूद है जो कुछ चाहिए, और वो लेके वो गया और दुकानदार ने वो डाल दिया और वो लेके वापस चला गया। मतलब जो पालतू ट्रेन किए हुए कुत्ते हैं वो बहुत ज़बरदस्त। पेट डॉग जो होते हैं ना बेसिकली उनको आप ट्रेंड ही करते हो ना। वो बाजू का तो हमने कुछ ऐसी स्टोरीज देखी है, कुछ ऐसी हमने वीडियोस विजुअल्स देखे हैं, दे आर वेरी ट्रेंड, दे आर फ्रेंड टू देयर, जो भी उन्होंने रखे होते हैं अपने दोस्त ना। मतलब अगर आपने पेट रखा हुआ है तो मतलब आप और आपका पेट एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दे आर बिहेविंग लाइक कि उन्होंने बच्चों की तरह उनको पालना होता है। अगर हम इस मुकाबला हुस्न की बात करें तो सर इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशंस भी आई, और फिर उनके मालिकान को जो है वो इनामात भी दिए गए। और सर ये आप अगर पाकिस्तान में बात करें, ऑब्वियसली आपने कहा कि वहाँ पर रुझान ज़्यादा है पेट्स रखने का और पेट डॉग रखने का। पाकिस्तान में सर ये एक एक्सपेंसिव शौक भी है, जिनकी हम बात करें ये ब्रीड बहुत महंगी है। ठीक है, मुझे हमेशा, मैं चूँकि जिक्र करता हूँ किसी न किसी फिल्म का और किसी न किसी आर्टिकल का या मजमून का, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक लिखा हुआ पीस मुझे याद आता है, सीजर और माता हरी, दोनों कुत्तों के नाम है। एक कुत्ते का नाम है, एक उनकी जो कसाई की कुत्तिया है उसका नाम है। तो उस हवाले से बड़ा ही शानदार है, हर शख्स के बुरा हाल हो जाता है। और सीज़र के बारे में यूसुफी साहब लिखते हैं कि सीज़र नवाब साहब का कुत्ता था। और उसके जीते हुए मेडल्स और ट्रॉफियाँ अपने गले में हमायल करके कुत्ते का बाजू अपनी गर्दन पे रख के इस फ़ख्र से तस्वीर खिंचवाते थे गोया उनकी रगों में इसी कुत्ते का खून दौड़ रहा है। एक डेमो आपने दे दिया, इस बात का अंदाजा हो गया कि मज़ा से भरपूर होगा। तो हाँ, बहुत मज़ा से भरपूर है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है। यूसुफी साहब को वैसे भी पढ़ना चाहिए। 4 किताबें उनकी, चिराग तले, खाकम बदन, ज़र गुज़श्त और आबे गुम, चारों ऐसी हैं जिसको पढ़ने वाले बहुत एंजॉय करते हैं। करेंगे तो भाई ज़रूर पढ़ें अब्दुल रऊफ साहब, बड़े ज़रूरी होता है आपका हर किसी पे ये कमेंट देना कि आपने अगर स्टडीज़ के अतबार से, मुताले के अतबार से कुछ पढ़ना है तो आपने जो पढ़ा है, जो अब्दुल रऊफ साहब पढ़ते हैं वो बेस्ट कलेक्शन सो फार है, तो यू शुड गो फॉर इट। आगे बढ़े सर। बोरियत ख़त्म करने के लिए अगर आपने किताब नहीं पढ़नी तो इसके अलावा क्या और ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं? सर अमरीकी शहरी है, वो बोर हो रहा था, गेस व्हाट उसने क्या किया होगा अपनी बोरियत भगाने के लिए? टीवी देखा होगा? नहीं किया उसने। सर टीवी देखा होगा? नहीं। बाहर गया होगा? नहीं। उसने अपनी बोरियत को भगाने के लिए डकैती की है सर, डकैती। उसने कहा मैं चलो कुछ नहीं तो चोरी कर लेता हूँ। अच्छा, फिर अहम बात ये कि एक चोरी की तो कामयाब हो गया, फिर दूसरी चोरी की उसको और एंटरटेन करने के लिए अपने आप को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी चोरी में जनाब पकड़े गए। और जब वो पकड़े गए तो उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि भी मैं तो बोर हो रहा था, मेरे बस करने के लिए काम कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलो चोरी कर लेते हैं। कमाल है वैसे भाई, मतलब ऐसे में अजीब खबर है, किसी का दिल चुरा लेता ज़्यादा बात होती। क्या बात है सर, क्या बात है। और क्या, बोरी भी दूर हो जाती है और शायद मुस्तकिल दूर हो जाती है। मुस्तकिल उसका ये ध्यान में होगा मुस्तकिल टेंशन का ना शिकार हो जाऊं कहीं ऐसे करते हुए। एनीवे, जब वो गया उसके बारे में कहते हैं उसने टोपी पहनी थी, एक ही टोपी उसने दोनों मौके के ऊपर पहनी, उसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ था, लिखा भी पुलिस हुआ था। तो पकड़ा गया और पकड़े ही जाना था, ज़ाहिर है अनट्रेंड किस्म का थीफ था वो। वैसे पुरानी फिल्मों में जैसे वो कहते हैं ज्यूल थीफ, एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी पुरानी इंडिया की, देवानंद की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फिल्म है, तो
उस ज़माने में ये था कि, और बहुत फिल्में अंग्रेज़ी की भी बनी हैं जहाँ छोटी मोटी चोरी करने वाले को बड़ा ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है और वो बड़ा उनको हीरो माना जाता है, और ख़ास तौर पे ऐसे में कि जब वो बाद में आखिर में कोई नेक काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा थीफ से हटके, चोरी चकारी से हटके, एक दुनियादारी का निज़ाम जो होता है उसमें कोई आदमी जब तब्दील हो जाता है और फिर वो बड़ा काम करता है और वो बड़े काम में किस तरह फंस जाता है। तो देवानंद का चूँकि मैंने हवाला दिया था, तो देवानंद की एक फ़िल्म है गाइड, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से है, तो उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और गाइड किस तरह से गहरा गाइड बनता है, वो एक आम गाइड से एक मजहबी गाइड की सूरत में किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। बहरहाल थीफ की हम बात कर रहे थे, चोरी की बात कर रहे थे, मैं वहाँ पहुँच गया। नहीं, दैट्स रियली गुड सर। आपने जो हवाला दिया बड़ा अच्छा है, और आप जब इसको ऐड करते हैं, कोट करते हैं, तो उसका मकसद भी होता है कि आप अगर इसको सुने या पढ़ें तो एक एक्सपीरियंस सर अपना शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने इसे पढ़ा है, मैंने इसे देखा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। होपफुली कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन सर इसने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है। 3 दिन में सर 2 चोरियाँ की है। पहली फिलिंग स्टेशन में कर ली, फिर आप देखिए कि छोटा हाथ भी नहीं मारा, दूसरी बैंक में कर ली कि चलो यार, और पहली में कामयाब हुए, दूसरे में चोरी करके बाहर ही खड़े हुए थे बैंक के जनाब बाहर, और फिर बाहर खड़ा हुआ था, भागा भी नहीं। अच्छा, मुझे लगता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि उसने चोरी इसलिए की कि वो जेल जाना चाहता था। उसने इसलिए नहीं की कि उसको पैसे चाहिए थे। ऑब्वियसली वो एंटरटेन होना चाह रहा था। उसने कहा चलो बोरियत भगाने के लिए चोरी करते हैं। लेकिन आप पता नहीं वो शायद फैंटेसाइज कर रहे हैं कि जेल कैसा होगा, पुलिस मुझे कैसे रखेगी, 2-4 दिन मारे पड़ेंगी, फिर खुद ही अम्मा अब्बा याद आ जाएंगे, फिर होगा कि चलो मैं घर में बोर ठीक था। लेकिन बहुत ही अजीब काम था बोरियत दूर करने के लिए। हाँ, ये बहरहाल खुदा के लिए आप लोग ये काम ना कीजिएगा बोरियत का, अगर आप शिकार हैं। डोंट ट्राई तो ये बाहर की पुलिस और बाहर की जेलें और तरह की होती हैं। वो पकड़ते वक्त तो सख्ती करते हैं, लेकिन उसके बाद मारपीट वाला काम उनके यहाँ कम ही होता है। हमारे यहाँ अगर आप पकड़े गए इस तरीके पे, तो फिर वो जो छित्रोल होती है सर, छितर होता है ना, वो इंतज़ार कर रहा होता है। उस पर लिखा भी होता है कि चना कितना गुजारी हो रात में, तो वो पड़ता है। चित्रोल होती है, सही कह रहे हैं आप, चित्रोल होती है। लेकिन इसे बचने के लिए ऑब्वियसली बोरियत दूर करने के लिए बहुत सारे काम है, और सबसे आम काम है कि किताब पढ़ें। किताब पढ़ेंगे तो बोर नहीं होंगे। उसकी जेल, उसकी कैद बहुत अच्छी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है, आजकल तो अजीबो गरीब सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिसको जो समझ आता है वो करता है भाई। अब ये डांस की एक वीडियो वायरल हो गई, और हुई कहाँ से, इंडिया से, जहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ के नहीं डांस हो रहा है सर। किसी ने पतीली पकड़ी है, किसी ने कुर्सी पकड़ी है, किसी को जो समझ में आया उसने बर्तन पकड़ लिया, और वो बर्तन पकड़ के डांस कर रहे हैं। हम भी जरा देखें। हाँ ये देखें जरा, जबरदस्त है भाई। मतलब खुशी के इजहार का कोई भी पैमाना नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी किया जा सकता। हाँ, मतलब प्लेटें पकड़ी हुई हैं और उन्हें बर्तन पकड़े हुए, उनके हाथ में जो आया ना, मतलब रसोई गए होंगे ना सारे, हाथ में जो आया होगा उसको पकड़ा है और पकड़ के। अच्छा सर, इससे एक बात है, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, ये सारे बर्तन जो घर में होते हैं ना सर, इससे बड़ा अच्छा म्यूजिक बनता है। हाँ, अगर है ना? आप सुर में हो तो, अगर आप सुर में होती है ना, परात पकड़ के आप बजाना शुरू कर देते सुरे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप बीट के साथ अगर बजा रहे हैं। और हिंदुस्तान में चूंकि हम जानते हैं कि म्यूज़िक उनके मज़हब का हिस्सा है, तो उस बुनियाद के ऊपर वो थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा टची भी होते हैं और ज़्यादा परफॉर्म भी बेहतर करते हैं। एनीवे, छोटे लेवल के ऊपर, हालांकि जब बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं क्लासिकल वगैरह के, तो हमारे सिंगर भी उनके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं, बहुत बेहतर उनकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अगर आम लेवल के ऊपर देखा जाए, घर घर के इलाके, बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे यानी बच्ची जो है उसको म्यूज़िक और डांस अगर ना सिखाया तो शादियाँ नहीं होती हैं, शादियाँ नहीं, धर्म समझा जाता है ना सर, वहाँ पे तो धर्म का हिस्सा समझा जाता है। बिल्कुल, तो लोग बड़ा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ऑल दो अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर पे पहुंचते हैं फौरी तौर पर, बिकॉज ये सर्दियों की खबर है। और सर, एक यूनिवर्सिटी है, उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर ये तहकीक की है कि अगर आप वज़नी कंबल लेकर सोते हैं तो आपको गहरी नींद आती, और अगर आप वज़नी कंबल लेके सोते हैं तो आप ज़्यादा फील करते हैं कि आप को आराम मिल रहा है, आप बड़े वार्म हैं, और आपके जिस्म की थकान जो है वो जल्दी और कम वक्त में सोने से दूर हो रही है। एट द सेम प्लेस उन्होंने मुआयना 2 दिन किया है, और ये तजर्बा 2 दिन करने के लिए उन्होंने एक दिन सबको भारी कंबल दिया और एक दिन सबको लाइट कंबल दिया। और ये एक्सपेरिमेंट जो है सर वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि रात को सोते वक्त जो एंजाइम्स आपके अंदर से निकलते हैं रिगार्डिंग कि आप अगर सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड काम कर रहा होता है, तो वो भारी कंबल लेने से ये फील होता है कि आपकी थकान दूर हो गई और आपको गहरी नींद आती है। मेलाटोनिन जो एक केमिकल है वो ज़्यादा खारिज होता है, और उस खारिज होने की वजह से आपको नींद ज़्यादा बेहतर आती है। तो
आई डोंट नो, मतलब मुझे तो भारी कंबल या भारी रज़ाई, पहले एक ज़माना था जिस वक्त हम रुई की रज़ाई लेके सोया करते थे और वो गर्म बहुत हुआ करती थी, लेकिन वो वज़नी भी बहुत होती थी। और जो जो मॉडर्न ज़माना आया है उससे निजात पा ली। अब तो ये है कि भारी रज़ाई अगर ली हो या भारी कंबल लिया हो सांस बंद होता है। अजीब सा लगता है। हाँ। शायद हमारी उसकी वजह ये भी है कि हमारे सर्दी कम है। ये जो हमने जहाँ की मिसाल दी है वो स्वीडन की मिसाल है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने, स्वीडन जहाँ पे सर्दी बेपनाह उपसाला ज़्यादा यूनिवर्सिटी। होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि घर में हीटिंग उन्होंने चलाई होती है, इसके बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो उनका तजर्बा ये है कि अगर भारी कंबल आपने रखा होगा तो आपको नींद ज़्यादा बेहतर आएगी। और सर सर्दी से बचने का बेहतरीन तरीका है ना, मतलब अगर आप उन रज़ाइयों की बात करें जो हमारी अम्मा बनाया करती थी, हमारे बड़े बनाया करते थे, ऑब्वियसली वो वार्म भी होती थी और वो हैवी भी होती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं उनकी रज़ाइयों की बात कर रहा हूँ बहुत भारी होती जो हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में भी हुआ करती थी, बहुत भारी हुआ करती थी। जहेज़ में मिलती है सर, मेरी अम्मा को बहुत मिली है जहेज़ में। और हमने देखा भी है कि वो जब उनको इतने प्यार से रखती हैं, इतनी मेहनत से रखती हैं, लेकिन वो ये वहाँ के लिए बेसिकली स्टूडेंट की उपसाला यूनिवर्सिटी जिसकी तहकीक हम आपसे शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये तहकीक किया और वहाँ पर चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि आपको गहरी नींद आती है अगर आप भारी कंबल या रज़ाई लेकर सोए तो। यस सर। आखिरी खबर है, आखिरी खबर स्टूडेंट्स की है। आजकल स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, तहकीक करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ों पे करते हैं। सर ये तालिब इल्मों की बनाई गई कश्ती जो है 9300 किलोमीटर सफ़र करके अमेरिका से बरतानिया पहुँच गई है। बहुत कमाल बात है। सर 240 या 45 दिन का इन्होंने सफ़र किया है और ये सफ़र करके अगर आप इस कश्ती की बात करें 10 महीने तकरीबन लगे हैं उस कश्ती को पहुँचते हुए। 245 दिन। हाँ, 10 महीने लगे और उसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे जो तहकीकात के लिए थे और इस सफ़र के दौरान में बहुत सी मवाद इकट्ठा किया कश्ती ने और वो कश्ती का मवाद जो है वो साइंसदानों के भी काम आएगा तहकीक के लिए। तो बहुत लंबा सफ़र था, ये पूरा समंदर का रास्ता है और वो कश्ती को छोड़ा गया, छोटी कश्ती थी। उससे पहले बड़े जहाज़ या मतलब वो जो है वो तो सफ़र करते रहते हैं ऐसे, लेकिन ये तो कमाल है भाई। और नाम ये इंस्पिरेशन रखा है सर उन्होंने, बनाई भी स्टूडेंट्स की हुई है। हाँ, जो नाम भी इंस्पिरेशन ओशनोग्राफी के माहिरीन के साथ मिल के, ओशनोग्राफी बोलते हैं उस सब्जेक्ट को जो ओशन से समुद्रों समुद्रों से रिलेटेड होता है। तो ओशनोग्राफी के माहिरीन जो हैं उन्होंने वो बनाया उसको बच्चों के साथ मिल के, और बच्चों को आप ये देखो ना तहकीकात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को साइंटिफिक मैदान में अगर पहले से तेज़ कर लिया जाए, जैसे ये बच्चे हैं ओशनोग्राफी का सब्जेक्ट, आगे चल के शायद वो इसमें और बड़े काम करेंगे और बड़े कारनामे सर अंजाम देंगे। लेकिन सर विद ऑल प्रिकॉशंस, विद ऑल, आप देखें ना अगर आपने समंदर में एक कश्ती को छोड़ना है तो आपने उसकी हर एक चीज़ को कीप इन माइंड रखना है। पानी की लहरें, मौसम, जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर होते हैं। और रोड आइलैंड से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया अमेरिका से, नाउ दे रीच देमसेल्फ लाइक बरतानिया, वो लोग पहुँच गए हैं। और विद ऑल जो उन्होंने सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रखा होगा, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिन पे उन्होंने काम किया एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि वो अब जो है ना वो बरतानिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी एक छोटे से नॉवेल का जिक्र कर देते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये तो शायद तुमने भी पढ़ा हो मेरे ख्याल में, या नहीं अपने BA वगैरह में कोर्स में ये शामिल था। अच्छा। तो बहरहाल अब भी है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है, बहुत ही छोटा सा है, इसको ज़रूर पढ़ें। एक बूढ़ा आदमी समंदर में निकला है और किस तरीके से जफाकशी के साथ वो उसका सामना होता है समंदर का। ये बड़ी बहादुरी की कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है, एडवेंचर का नॉवेल है, तो ये ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन पानी से डर लगता है बहुत सारे लोगों को। अगर हरमीत की बात करें तो हरमीत हमें हमेशा कहते हैं कि पानी से बहुत डर लगता है। और सर समंदर पे अगर आप कश्ती में है या जहाज़ में है, मतलब आप समंदर के बीचों बीच हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ पानी पानी, तो ये एक डेंजरस है। ऑब्वियसली जो एडवेंचरस लोग हैं, जो कि शौकीन हैं, जो कि समंदर में रहना चाहते हैं, समंदर को पसंद करते हैं, तो वो इस तरह के शौक़ भी रखते हैं। और ये स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने भी इसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम किया एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। राइट सर, चलें अब ब्रेक की तरफ। चलें, हम भी चलते हैं। अब हम समंदर से, अब बरतानिया तो जाने से रहे, हम एक ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। और आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद अब्दुल कयूम सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा मुस्तनद नाम है अब्दुल कयूम सिद्दीकी का, और आप जब भी कभी को बड़े केसेस होते हैं अब्दुल कयूम को आगे आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है, एक तो कोर्ट
कि मुख्तलिफ केसेस इमरान खान के जो हैं उनकी क्या पोजीशन है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पहले लेकिन अब्दुल क़य्यूम का एक कमेंट ले लें कि वज़ीर आज़म ने इशारा दिया है कि इमरान खान से बात नहीं होगी, ना ही जल्दी इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब किसी और तरफ को गए हुए हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन होंगे तो मैं अपना ये सारा जो मामला है इसको छोड़ूंगा, अदरवाइज असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। ये एक डेड लॉक सा है। इस डेड लॉक से निकलने की कोई सूरत हाल हमारे पास है या नहीं है, और मईशत जिसके ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं उसको किस तरह से बहाल किया जाए अगर ये डेड लॉक कायम रहता है। कौन होगा जो आगे बढ़ के इनको बिठाएगा और इनकी बातचीत कराएगा? अब्दुल क़य्यूम, कोई आपको नजता है कोई सूरत हाल ऐसी कि जो बेहतर हो कोई, क्योंकि डेड लॉक सा है? बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। एक तो आपकी आवाज़ बहुत कम कट के आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ मुझे ज़रूर सुनाई दिया। उसके मुताबिक अगर मैं जवाब दे देता हूँ जो हम जो यहाँ पर इस्लामाबाद में सेस करें। पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस के हवाले से फौरी तौर पर कम से कम बजट तक जो है वो तो कोई इम्कान नहीं है हुकूमत की तरफ से। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक राब्ते के अंदर भी है, और वो सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब की कई मुलाकातें जो हैं वो इस हवाले से हो चुकी हैं। तीसरी जो बात है जो इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल कही जा रही है, वो पहले जिस तरह से जनरल बाजवा को बुरा कहा करते थे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर जो हैं नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको कहा है कि हम आपको देख रहे हैं, और आपके हवाले से भी ये जो कल गुज़िश्ता रोज़ उनकी बात की है कि किस तरह ये ना हो कि फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो वो डिमांड उनकी जो है वो वहीं पे ही है, और वो यही चाहते हैं कि एक मरतबा फिर फ़ौज जो कि अपने आप को न्यूट्रल कर चुकी है, ए पोलिटिकल कहते हैं कि हम हो चुके हैं, उनको वापस जो है वो इस तरह से लेके आए। तो खान साहब का अपना खलजान है। और दूसरी जो बात है अब उनकी देखा जाए तो वो कहते हैं कि पंजाब असम्बलियों से अगर ना तोड़ी गई तो इस्तीफे दे देंगे, और फिर उसके बाद केपी असम्बली की बारी आएगी। तो जहां पे इमरान खान साहब की अक्सरियत है या जहां पे वो सब कुछ कर सकते हैं, वहां पे तो वो नहीं जाना चाहते। अब अगर पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ इलाही साहब उनकी बात को नहीं तस्लीम कर रहे हैं या मान रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम असम्बलियों से जो है वो निकल जाएंगे। तो वहां पे भी वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर है कि इस्तीफे भी हो गए हैं, लेकिन मेंबरशिप भी है, तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, पर्क्स भी हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। तो ये इस तरह से वक्त जो है वो गुजरेगा। जाहिर है कि इकानमी के महाज के ऊपर तो भी अब सुना तो है कि एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। हाँ, वो खुशखबरी अब्दुल क़य्यूम यही हो सकती है ना कि जो सऊदी अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर और दे देगा और वो वक्ती तौर पे हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आप ये बताओ कि इमरान खान जिनके ऊपर बेशुमार केसेस इस वक्त हैं, तोशा खाने का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, तो ये सारे केसेस जो है इनकी पोजीशन इस वक्त क्या है? टेरियन वाइट उनकी जो एक नाजायज़ मुबैना तौर पे कहा जाता है बेटी, उसका भी किसी ने फाइल किया हुआ है केस। इनकी पोजीशन क्या है? इमरान खान साहब को कितना ख़तरा है इन केसेस की वजह से? हर केस अब्दुल रऊफ साहब, जो इमरान खान साहब के हवाले से जितने भी मुकदमात की आपने बात की है, तोशा खाना का, फॉरेन फंडिंग का और टेरियन जेड खान वाला, ये सब केस जो हैं वो ये उनके लिए कोई अच्छी नवीद लेकर के नहीं आएंगे। और हमारी जो जुडिशल रिपोर्टिंग को कवर करते हुए एक सेंस आपकी डेवलप हो जाती है ना, इंफॉर्मेशन तो अपनी जगह होती है, लेकिन अदालतों को देख देख के अदालतों के तरीक़ाकार को समझने का मौका एक मिल जाता है, तो आप उसकी बुनियाद पर कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर ये टेरियन जेड खान वाला जो केस है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी इमरान खान साहब के गले की बड़ी हड्डी बनने की तरफ जा रहा है। क्यों? अमूमी तौर के ऊपर जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जैसे जजमेंट रिजर्व हुई है गुज़िश्ता रोज़, तो अदालतें अगर डिसमिस करना हो तो फिर जजमेंट्स रिजर्व नहीं हुआ करती हैं ऐसे मामलात के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके लिए ख़तरे की घंटी जो है वो टाइम बॉम्ब जो है वो क्लिक कर रहा है। दूसरी तरफ जो तोशा खाना का केस है, ये तो बहुत ही ओपन एंड शट केस है। इसमें एक नहीं तकरीबन 12 के करीब ऐसी वायलेशंस हैं जो की गई हैं, और उन सबको जब इकट्ठा किया जाए कि एक ऐसा गिफ्ट जो उनके पास था उसको बेचने के लिए बाहर भिजवाया गया किसी भी एनओसी के बगैर, यानी कि नवादरात की स्मगलिंग की, नवादर की स्मगलिंग, और फिर उसके ज़िम्मन में आने वाला पैसा,
यानी मनी लॉन्ड्रिंग। तो फिर ये, और फिर उसके बाद ये नैब के परव्यू के अंदर, तो ये भी कोई जो है वो उनके लिए कोई अच्छी इसके अंदर नवीद नहीं है। हाँ, कितना लंबा हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग। और जो फॉरेन फंडिंग या फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, वो तो जाहिर है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वो भी सब कुछ जस्टिफाई होने के बाद वॉट इन क्रिकेट के जो 2 मिलियन डॉलर्स हैं, वो उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे। सर ये कहिएगा कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये स्टेटमेंट तो हमने जब सुनी और हमने ये चीज़ें देखी तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी इस चीज़ को फोकस रखते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी मेरा काम और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने ये जो असेंबलीज तोड़ने की बात की है, इस पर हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ बड़े क्लियर होकर सामने आए हैं, बिकॉज नवाज शरीफ भी अब कहा जा रहा है कि क्लीन चिट मिलने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये क्या उनकी तरफ से ड्राइव किया जा रहा है? उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम किसी चीज़ पर नहीं मानेंगे, और अगर आप ना मानो की पॉलिसी लेकर चलते हैं तो हम भी नहीं मानेंगे। कोई फ्लेक्सिबिलिटी दोनों जानिब से नहीं दिखाई जाएगी? सॉरी, मैं आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटी है, मैं आखिर में नहीं सुन सका हूं। बल्कि आपका सवाल जो है ना बहुत ही, सर मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों जानिब से नहीं दिखाई जा रही। शहबाज शरीफ काफ़ी कॉन्फिडेंट हुए इस हवाले से कि भाई मैं अब ना आपकी बात सुनूंगा और ना मुज़ाकरात की तरफ आऊँगा, ना इलेक्शंस की तरफ आऊँगा। ये कॉन्फिडेंस जो है ये इस तरफ से भी नून लीग को आ रहा है कि अब नवाज शरीफ की वापस आने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट बैक। तो आप क्या समझते हैं कि वो भी अपनी बात पर अब डटे रहेंगे? तो दोनों जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखें, इमरान खान साहब का जो बयानिया है और जो उनका वो फोर्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश कर रही है। तो यही बात है कि ये हुकूमत के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया, और फिर जब हुकूमत ने एक जिम्मेदारी ली है तो अब वो डू और डाई की तरफ तो जाहिर है कि जाएंगे ही जाएंगे। सियासत में कोई एक वाकया जो है ना बहुत सारी चीजों को पलट के रख सकता है। तो इसमें जो मुमकिन जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ हालात जो हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं कि जो उनको सहारा दें उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। तो और उनका वोटर जो है वो ठीक है, उनको इंटैक्ट रखने के लिए वो रोजाना मीडिया को या सोशल मीडिया को यूज करने के जरिए एक कंट्रोवर्शियल बात जो है वो जरूर करते हैं, वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। लेकिन अगर हम देखा जाए तो उनका मुसलसल ग्रेजुअली जो वो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो उनको नजर आती है। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये हुकूमत के एतमाद में इजाफा करती है। सर ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर आप देखें कि वो जो कह रहे हैं हमेशा वो होता रहा है या वो करते रहे हैं, वो किस तरह से होता रहा है हमारा ये फोकस नहीं है फिलहाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब उनकी इस फ्रस्ट्रेशन की स्टेटमेंट्स की वजह से उनका ग्राफ, जिस पर वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो इलेक्शन बार बार कराने की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पिछले जितने झमेले हैं, वो फरागोगी हो, वो बुशरा बीबी हो, वो XYZ कोई भी सिचुएशन जो PTI ने फेस किया उसको क्लियर करने के लिए उनको लगता है कि इलेक्शन इज़ द ओनली वे आउट इन सब चीज़ों से निकलने का। तो आपको क्या लगता है कि अभी वो उनका ग्राफ जो है जिस बारे में वो इतने कॉन्फिडेंट है कि मेरी पब्लिक फिगर इस तरह से है या लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, कि वो भी डिस्टर्ब हुआ है उनकी इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से? नहीं, देखिए, जाहिर है कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस वक्त। अगर देखा जाए बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है वो है, लेकिन वो उस पॉपुलैरिटी के अंदर एक वजह शायद इकोनॉमिक सूरत हाल भी है। बिजली, गैस, पानी के ये बिल जो हैं ये भी है, और इसके अलावा उनका जो नैरेटिव है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी तकसीम है। लेकिन उनका ये जो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ये इसीलिए वक्त चाह रही है कि कुछ कहीं से वो मुआशी तौर के ऊपर कोई स्टेबिलिटी जो है वो उसको कायम रख सके। और तभी तो अब PDM के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। जहाँ इमरान खान साहब जल्द इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि असेंबली की मुद्दत में तौसी हो सकती है। तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस तो है। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की पंजाब के अंदर भी हुकूमत है, KP में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है। वहां पर क्या ऐसी तब्दीली लाई गई है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी परफॉर्मेंस आगे बढ़ा के बता सकें कि हमने पंजाब का सूबा तब्दील कर दिया, KPK के अंदर हमने किस तरह से महंगाई पे काबू पा लिया, लॉ एंड ऑर्डर का हमने मसला हल कर दिया, वहां पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी बात है। तो
बजाय इसके कि अपनी इन गवर्नेंस के ऊपर फोकस दें, इन सूबाई हुकूमतों के ऊपर फोकस देकर वो परफॉर्मेंस बताएं कि हाँ हमने ये कुछ कर दिया है। महज खोखले नारों के ऊपर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा स्पेस ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब्दुल करीम सिद्दीकी, कल राजा परवेज़ अशरफ ने भी एक खिताब किया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़े नहीं देंगे, जिन्होंने पहले इस्तीफ़े दिए हैं कौमी असम्बली से वो तो मराहत उठा रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि तमाम मराहत उनको मिली हुई हैं, लॉजेस में रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर जब तक मेरे सामने आके मुझे ये बताएंगे नहीं जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं या देना चाहते हैं कि वो वाकई इस्तीफ़े देना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तब तक उनको मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली समझा जाएगा। इस हवाले से आप भी बता रहे हैं, तो बाकी क्या लॉजेस में रह रहे हैं सारे मेंबरान पीटीआई के, मराहत से फ़ायदा उठा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रऊफ साहब, हर किस्म का मौज मेला जो है वो चल रहा है। अपना सदाकत अब्बासी और दीगर एमपी एमएनएस जो हैं उनके एमएनएस जो हैं वो अपने आप को एमएनए लिखवाते हैं। हाँ। मुझे याद है ये नैब तरामीम का जो केस था, जो अभी भी आज भी इसके ऊपर हेयरिंग होनी है। पिछले तकरीबन 26-27 हेयरिंग्स के ऊपर इमरान खान के वकील जो है उनको अदालत सुन रही है। उसकी एक हेयरिंग के दौरान शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके ज़रिए से कहा गया कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि पीटीआई जो है वो असेंबली में जाके अपना किरदार क्यों नहीं अदा करती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हाजिरी थी वो मार्की शाह महमूद कुरैशी एमएनए के नाम से। अच्छा, एमएनए। तो वो बात तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि इस्तीफे अभी कबूल नहीं हुए हैं, और इसीलिए शायद पीटीआई जो है वो ये कहना चाह रही है कि भाई हम दोबारा वापस जाएंगे और वहां जाके एक मरतबा फिर हम इस्तीफे जो है वो उसका ऐलान करेंगे। लेकिन देखते हैं, आपकी तरह हम भी देखते हैं कि ये वक्त कब और किस तरह आता है। अभी तक तो जो है वो दो रुखी है या डुअल पर्सनैलिटी स्प्लिट जो है वो पीटीआई के अंदर है। सर, पीडीएम को किस तरह से देखते हैं आप? हम तो नून लीग की बात करे जा रहे हैं, हम पीटीआई की बात करे जा रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि बाकी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए। अगर हम बिलावल की बात करें, अगर हम काफ लीग की खासतौर पर बात की जा सकती है, जो काफ़ी अहम किरदार अदा करते रहे हैं और आगे भी उनका प्लान है, उनके तजुर्बे की वजह से वो अपनी 10 सीट्स की वजह से पंजाब को बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। उनका क्या वर्डिक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सारी सिचुएशन पे? देखिए, पीडीएम ने तो अभी तक तो अगर हम देखते हैं तो बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ हर बड़ा मरहला जो है उसको कबूल किया है कि बावजूद इसके कि इकोनॉमिक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, इसके बावजूद जो है वो पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से एक बहुत बड़ा मरहला था जहाँ पे मुख्तलिफुल ख्याल तजावीज़ आ रही थी, लेकिन वो भी एक बड़ा मरहला जो है बड़े एहसन खूबी और मशावरत के साथ जो है वो तय कर लिया गया। तो अब भी पीडीएम के अंदर तो कोई कंफ्यूजन तो नजर नहीं आती है कि इनमें बुनियादी तौर पे पार्टियों के अंदर कोई इख्तलाफ हो। तो जो आगे एडवांसमेंट करने की बात है कि वो इलेक्शन जो आज ना सही 6 महीने बाद सही या 9 महीने बाद सही, तो उसके लिए इकदाम होने चाहिए कि इलेक्शन किस तरह से शफाफ गैर जानिबदार हो सकता है, एक ऐसा इलेक्शन कि जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। यही की है, यही इट इज़ द की ऑफ द प्रोग्रेस। ये नहीं कि उसके बाद फिर या पीडीएम सड़कों के ऊपर हो या इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सड़कों पे हो। पीडीएम हो ना हो, इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है जरूर होंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू करीम सिद्दीकी जी। कुछ चीज़ों पे काफ़ी श्योरिटी है ना। हाँ, मतलब यही है कि मैं फिर वही कहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मेरा बड़ा दिल दुखता है जिस वक्त मैं इस तरह की एक डेडलॉक को देखता हूँ, एक सूरत हाल को देखता हूँ। मैं कहता हूँ ये क्यों इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते, क्यों ये मुल्क के मसाइल का जो जेन्युइन मसाइल है उनका इदराक नहीं रखते और मतलब कोई हल नहीं निकालता। हमने क्विक ब्रेक लेनी है और जो ब्रेक है वो मेरे ख्याल से न्यूज़ ब्रेक है, तो आप खबरें सुन के वापस आएँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद कतर में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं वर्ल्ड कप के, और उसके बारे में गाहे गाहे हम आपको बताते भी रहते हैं। मराकश ने पुर्तगाल को नॉकआउट किया और उसको मुकाबले से बाहर निकाल दिया। रोनाल्डो की टीम थी, बहुत लोग देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि रोनाल्डो का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। उसका जादू नहीं चला
और भी कई टीमें इसी तरह से बाहर हो गई जो फेवरेट समझ जाती थी। अब हम सेमीफाइनल की तरफ बढ़े हुए हैं। जो मराकश की टीम है उसका मुकाबला फ्रांस के साथ होना है, अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मुकाबला होना है। लेकिन इसके बारे में तो हम कमेंट लेंगे ही लेंगे। हम पाकिस्तान में एक ऐसे ख़ानदान के लोगों से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं जो पिछली 4 दहाइयों से फ़ुटबॉल के मैदान में अपने कारनामे जो है वो अंजाम दे रहा है, उसका पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं इनके लोग। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर नियाज़ साहब, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोच हैं, इनके साथ इनके भतीजे भी हैं और फुटबॉल प्लेयर भी हैं, ज़ुहैब राजा ये भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सर आप ही की तरफ आते हुए सबसे पहले तो ज़रा कमेंट करें ना, ये जो अब तक टूर्नामेंट हुआ है आप तो बड़े शौक से देख रहे होंगे, हमसे ज़्यादा शौक से देख रहे होंगे। टेक्निकलिटीज़ भी बताओ। इसमें ये है कि काफ़ी अपसेट्स हुए, आपने देखा कि काफ़ी अपसेट्स हुए हैं और टूर्नामेंट में अप डाउन चलता जा रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। अर्जेंटीना इस राउंड में अब फाइनल में पहुंचेंगे, पहुंचेगी जी क्रोएशिया से जीत लेगी। क्रोएशिया बड़ी टफ टीम है वो, बट अर्जेंटीन के पास 4 टेक्निक्स हैं, वो 4 टेक्निक्स को मिला के फुटबॉल खेल रहे हैं। वो कम्बिनेशन अटैक कर रहे हैं, वो टिकी टाका को यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल प्ले को यूज़ कर रहे हैं। उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, इसलिए अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचेगी। और दूसरी तरफ आई होप के मराकश पहुंचे, लेकिन एज ए फुटबॉलर और वो फ्रांस पहुंचने के चांसेस ज़्यादा। अच्छा, फ्रांस पिछली दफ़ा की चैंपियन भी है जी, और क्रोएशिया ने पिछली दफ़ा फाइनल खेला था जी। दोनों मतलब इस हवाले से जी दोनों के एक्सपीरियंस, बट मराकश ने जो अपसेट्स किए हैं ना उसको मद्देनज़र रखते हुए चांसेस हैं कि मराकश भी शायद फाइनल में आ जाए। लेकिन फ्रांस ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो काउंटर अटैक्स करते हैं, लेस देन बॉल पोजीशन खेलते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट खेलने की कोशिश करते हैं और फ्रांस के आने के चांस हैं। लेकिन फाइनल जीतने के मामलात में मैं आपकी फेवरेट अर्जेंटीना लग रहा है, अर्जेंटीना, बिकॉज 2 लेजेंड ऑफ द फुटबॉल कुछ हिस्ट्री से मेसी, बट अगर दोनों ही वर्ल्ड कप को जीते बगैर रिटायर हो जाते हैं तो ये फुटबॉल के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये आपने वो पिक्चर देखी होगी, बल्कि ज़ुहैब आप मुझे बताएं, आपने वो पिक्चर देखी होगी, यंगस्टर्स और यंग फुटबॉलर फैंस जो हैं पाकिस्तान में और दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो, रोनाल्डो को रोता हुआ देख के तो जो नहीं भी फैन था उसको भी तकलीफ हुई है और सबने बहुत ज़्यादा इमोशनली देखा उसको। एट द सेम प्लेस हमने मोरक्को की टीम को देखा कि उनकी वालिदा साहिबा जो है वो ग्राउंड में आई, वो बड़े इमोशनल सीन थे। ओवरऑल इस फीफा को हमने फुल ऑफ इमोशंस भी देखा। लेकिन आप अभी क्या देखते हैं इस लिहाज से कि फीफा वर्ल्ड कप इस दफ़ा कर रहा है कतर, वो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें यही है कि जो फर्स्ट मुस्लिम कंट्री ने होस्ट किया वर्ल्ड कप और पूरे यूरोप इसके ख़िलाफ़ था कि उसके खिलाफ कैंपेन चल रही थी कि मुस्लिम होस्ट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जिस तरह इसको होस्ट किया और जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसमें प्ले किया है, मोरक्को ने प्ले किया है, सऊदी अरब ने शिकस्त दी है अर्जेंटाइन को, तो वो बहुत हिस्टोरिक विन थे। हाँ जी, और पूरी वर्ल्ड वाइड में मुस्लिम कंट्री का नाम आया है कि वाकई ये भी फुटबॉल प्ले करते हैं और ये भी अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं। अच्छा ज़ुहैब, आपकी फैमिली से माशाल्लाह अभी इस वक्त 8 से ज़ायद लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल खेला है, और अगर हम अपनी टीम की बात करें तो अब हमारे पास टैलेंट बहुत है। मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी क्लास के अंदर 4 फुटबॉलर थे और वो चारों के चारों फुल स्कॉलरशिप पर देर एक्सपर्ट इन फुटबॉल ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त खेलते थे। तो हम इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? वी कैन बी देयर एंड वी शुड बी देयर एज वेल। हमें उधर होना है तो चाहिए, लेकिन जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है करंट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले 100 साल में भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्लेयरों को स्पोर्ट है, ना उनकी डाइट का प्रॉपर, हाँ प्लेयर टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा नेबर कंट्री इंडिया वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, लेकिन वो कहीं भी अभी स्टैंड नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान अगर उस तरह के पैसे लगाना शुरू करेगा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, उस तरह को यूथ को गाइड करेगा, फिर जाके इनका कहीं नाम आएगा। अभी इंडिया इतने पैसे लगा के भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। जाहिद साहब से भी पूछा ना जरा, आपका भी ये ख्याल है मुस्तकबिल नहीं है? अब देखें मराकश हमारी नस्ल में बहुत छोटा सा मुल्क है, गरीब भी है हमारी नस्ल ज्यादा, उन्होंने टीम इतनी बना ली, टॉप 4 में तो आ गए ना, और कुछ ना हो
नहीं सर, हमारा टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। अगर हमारी कंट्री में इसका जो फुटबॉल चूँकि ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंपटीशन के लिए तैयारी भी ज़्यादा चाहिए। क्रिकेट, हॉकी में आपका कंपटीशन थोड़ा कम कंट्रीज़ खेलती हैं, आपके नंबर्स ऑफ कंट्रीज़ कम हैं, तो फुटबॉल में ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, फेडरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको फौरी तौर पे हल करना पड़ेगा, और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा। फुटबॉल प्लान के ज़रिए ऊपर जाएगा, फुटबॉल अचानक ऊपर नहीं जाएगा। फुटबॉल के लिए आपको स्टेप बनाने पड़ेंगे, निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों की बुनियाद रखनी पड़ेगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 10, 12, 15 साल में फुटबॉल को फॉलो कर सकते हैं। तो 100 साल कह दिया, तो आपने 10-15 साल की बात की। अगर कोशिश की जाए तो पॉसिबल है। सर ये एक्सपोजर जो है ये ड्राइव कहाँ से होगा? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इनिशियल स्टेजेस ना, देखिए यूनिवर्सिटीज़ भी करा रही हैं फुटबॉल ना, इंट्रा यूनिवर्सिटी बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात भी करें तो सब इस खेल को तरजीह नहीं देते। उस लेवल से क्या इसको शुरू करना चाहिए? इसको बिल्कुल निचले लेवल से शुरू करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड पोजीशन है ना, इसके लिए मीडिया रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, इसके लिए फाइनेंस, आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बहुत मजबूत चाहिए, ग्राउंड्स चाहिए, कोचेस चाहिए, प्लेयर्स को कुछ मिले, कुछ उनको चाम पैदा हो, उनको पता हो कि फ़ुटबॉल में जाने से भी फ्यूचर बनता है, फुटबॉल में जाने से भी रिस्पेक्ट मिलती है फुटबॉल। फिर लोग अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि इस तरफ भेजें ताकि वो फुटबॉलर बन सकें। अच्छा साहब, बाहर के मुल्कों में जैसे हम देख रहे हैं, आपने बात की कि उनको फुटबॉल के लोगों का फ्यूचर होगा, पैसे मिलेंगे उनको ज़्यादा, तो बाहर तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग ही फुटबॉल वाले होते हैं। मराकश की और कोई गेम नहीं है नेशनल, उनकी नेशनल गेम ही फुटबॉल होगी, तो क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे नेशनल गेम है, और फिर इसमें पैसे भी उसी तरह से क्लब्स हों, क्लब क्रिकेट खेली जाती है ज़्यादा, मतलब जो होती है उस तरीके से हो कुछ? जी, इसमें ऐसा ना कि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ को फॉलो करें ना, तो वहाँ पे क्लब्स के लिए ना प्लेयर जो ना क्लब्स में आता है और फिर वो ऊपर की तरफ खेलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि जॉब्स का सिस्टम है कि आप खिलाड़ी को जॉब मिल जाती है, फिर वो वहीं स्टक हो जाता है, वो आगे मेहनत नहीं करता। बाहर क्लब लेवल है, आपने 1 साल परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर आप उससे अच्छे क्लब में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट में खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल भी लेता है तो उसको कोई जॉब मिल जाती है तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो उससे ऊपर की मेहनत नहीं करता। जैसे आप लोगों ने बीइंग अ फैमिली, ऑब्वियसली आप, मैं यही कहूँगी कि आपकी खिदमत इस लिहाज से हैं कि आप लोगों ने, अगर 2 लोग थे, 4 हुए, 8 हुए, ख़ानदान में मैक्सिमम लोग जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर हैं, तो आप लोगों ने जो जो टूर्नामेंट्स खेले हैं उसको किस तरह से आपने खेला है, या अगर आप पूरे ख़ानदान की बात करें तो जब आपने इस चीज़ को इनकरेज इस तरह से किया है कि एक टीम बना दी ना पूरे ख़ानदान के अंदर ही, तो वो कौन से ख़ानदान के अंदर ही टीम बननी, मतलब पाकिस्तान की बने बने ख़ानदान की टीम बन गई है, तो कैसे आपने इसको? उसमें ये है ना कि स्टार्ट में मेरे दादा पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर उनको बाटा शू कंपनी के जो ऑनर थे ग्रेस, उनको लेके आए थे फुटबॉल खिलाने के लिए। वो यहाँ पे फुटबॉल खेले, फिर उसके बाद मेरे फादर पैदा हुए, उन्होंने पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेला, इंटरनेशनल प्लेयर बने, इंटरनेशनल गोल किए। फिर उसके बाद हम लोग पैदा हुए, हमने खेला, हमने इंटरनेशनल गोल किए, इंटरनेशनल खेला। फिर हमारे बच्चे अब आगे से वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह नस्ल दर नस्ल हमारे तो चलता आ रहा है। हमें फ़ुटबॉल से यानी कि इतना लगाव है कि हमारी फैमिली में हर पैदा होने वाला बच्चा फुटबॉलर होता है। अच्छा, जैसे वो गोजरा के कहते हैं ना ज़ुएब, कि गोजरा में हर पैदा होने वाला बच्चा खिलाड़ी होता है हॉकी का, तो यहाँ पे ये है। हमारे कितने टूर्नामेंट सर खेले हैं? मैं जानना चाहती हूँ आपसे ज़ुएब कि कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं इंटरनेशनल आपने, आपकी फैमिली में जो बाकी फुटबॉलर्स हैं? माई सेल्फ मैंने कोई 8 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और स्टार्टिंग फ्रॉम 2011
ईरान से मैंने स्टार्ट किया। 2012 में जापान की वो टीम जो उस टाइम ने हमारे साथ कम्पीट किया, जिस टीम ने, वो आज मैं देख रहा हूँ उनमें कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। उन्होंने वही प्लेयर को उठाया, उनको 10-12 साल ट्रेन किया, तब वो बहुत छोटे थे, 8-8, 9-9 साल के थे, और उन्हीं को ट्रेन किया, उनको कॉम्बिनेशन बना, उनको साथ रखा। ईरान ने भी बड़ा इंटरनेशनल अपना नाम फिर उसके बाद जो नेपाल में खेला, फिर यूएई में खेला, फिर लास्ट 2018 में स्पेन और पोर्चुगल में एक वर्ल्ड कप खेला। तो 6 साइड का वो वर्ल्ड कप था। तो अगर टैलेंट को पॉलिश किया जाए, अगर उसमें थोड़ी सी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उसको कोई गाइडलाइन दी जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, उनको बताया जाए कि फ़ुटबॉल खेलोगे तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस में कितना फ़ायदा होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, आपको फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट होगी, तो नो डाउट कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कम्पीट कर सकते हैं। टीम बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कौन कौन सा वर्ल्ड कप अटेंड किया? मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड्स खेले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप आपको पता है डायरेक्ट तो नहीं खेल सकता, क्योंकि 200+ कंट्रीज़ फुटबॉल को खेलती हैं। तो मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड अंडर 16 खेला, वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड अंडर 19 खेला और सीनियर वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड खेला। और इसके अलावा मैं फ़र्स्ट टाइम जब पाकिस्तान टीम में 1998 में आया तो मैं एज ए कैप्टन पाकिस्तान अंडर 16 में इंडिया के ख़िलाफ़ हमने जीता और इंडिया में खेला। और लास्ट टूर मेरा एज ए कोच नेपाल का था, वहाँ पे भी हमने इंडिया को 2-1 से बीट किया और गोल्ड मेडल हम प्लेंटी किक्स पे आ रहे हैं। तो काफ़ी 5 कलर मेरे पास एज ए प्लेयर्स हैं और 5 कलर एज ए कोच हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये फरमाइए कि एक अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान फुटबॉल बनाने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। सियालकोट में जो फुटबॉल बनता है, अभी भी कतर में जो खेला जा रहा है सियालकोट का बना हुआ फुटबॉल है, तो वहाँ से कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं होती जब वो इतना कमाते हैं फुटबॉल बनाने पे? मिलियनेयर हुए हुए, बिलियनेयर हुए हुए फुटबॉल बनाने वाले, तो वो ये नहीं सोचते कि वो टीमें भी बना दें? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस कंट्री में जो लोग हैं ना, अगर वो बाकी चीज़ों पे जिस तरह फोकस करते हैं ना, अगर वो ये भी फ़ुटबॉल पे भी थोड़ी तवज्जो दे दें। हम हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि फ़ीफ़ा में क्या भेजेगी, गवर्नमेंट हमें क्या भेजेगी, FCM। अगर ये जो लोग हैं, जो आपने जिस तरह फरमाया कि इतने बिलियंस फ़ुटबॉल से कमाते हैं, अगर वो लोग भी अपनी टीम्स को, अपनी कोई टीमें बनाना शुरू कर दें, कोई स्पॉन्सर्स देना शुरू कर दें कि मैं इस सिटी को स्पॉन्सर दूंगा या मैं सियालकोट को स्पॉन्सर दूंगा, लाहौर को तो भी हमारा फुटबॉल ऊपर आ सकता है। अच्छा जुहैब, आप ये बताओ, आम तौर पे जैसे बाहर का तो हमने कह लिया ना, रोनाल्डो जो है उसकी दौलत का अंदाज़ा किया जाए तो पता ही नहीं चलता बहुत कि कितना पैसा है उसके पास। मेसी का भी यही हाल है, और भी मतलब फ्रांस के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बिलियंस में, डॉलर्स में, पैसों में नहीं, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में कमाते हैं। तो आपकी कितनी कमाई होती है, आपको कितना दिया जाता है? अच्छा, इसमें जो बहुत अम्यूजिंग बात यह है कि पाकिस्तान का जो टॉप क्लास प्लेयर है वो मैक्सिमम 1 लाख कमा रहा है। जो सबसे अच्छा प्लेयर है, जिसको आप कहते हैं कि ये सबसे पाकिस्तान का, अगर आप देखें ना कि यार ये सबसे टॉप प्लेयर है, इससे बेहतर कोई प्लेयर नहीं हो सकता, तो वो मुश्किल से हार्डली 1 लाख कमा रहा है, उस बाकी सारे उससे नीचे। जी, बिल्कुल। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है सर, दुख हो रहा है मुझे। तो चले, शो तो हमने कर लिया, ये सेगमेंट भी हमने रख लिया, मतलब हम तो काफी इंथुसियास्टिक थे इस चीज को लेके कि फीफा की बात कर रहे हैं। कोचेस को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता होगा। कोचेस को जब उनका कोई इवेंट आता है, जब वो किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, तब उस दौरान उनको पैसे दिए जाते हैं, अदरवाइज कोचेस को कुछ नहीं। अच्छा, जी सर, मुझे लगता है कि आप ऑब्वियसली टीम आपके अपने ख़ानदान के अंदर तो चले हैं, लेकिन अगर आप बीइंग अ कोच हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे लोग इसका शौक रखते होंगे, सिखाते भी हैं, कोई इंस्टीट्यूशन भी है, आप इस तरह से कोई क्लासेस देते हैं? जी, मैं 2 अकेडमीज़ हैं, उनमें मैं काम करता हूँ। कहाँ पे? एक अस्करी 11 में है, लाहौर में। अच्छा। वहाँ पे मैं एज ए टेक्निकल डायरेक्टर काम करता हूँ, बुल्स FC के नाम से। और एक जाहिद नियाज़ इंटरनेशनल फुटबॉल अकेडमी है किंगस्टन कॉलेज के सामने केनाल पे, वहाँ पे भी मैं एज ए कोच काम करता हूँ। तो अच्छा। इसके अलावा बाटा शू कंपनी है, उसकी ग्राउंड है, उसमें भी मैं एज ए कोच काम करता हूँ। ये 3 जगह। टैलेंट कितना ज़्यादा है सर? हाँ, टैलेंट सर, जो हमारे पॉश एरिया ना, वहाँ पे लोग अब फुटबॉल बहुत खेलना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज आई थिंक कि वो बाहर जाते हैं ज़्यादा, इसलिए वो मुतासिर हुए होते हैं, ट्रेंड में देखते हैं, वो वापस आते हैं, वो फुटबॉल खेलना ज़्यादा चाह रही है, लीड इस टाइम ज़्यादा फुटबॉल खेलना चाह रही है। और टैलेंट, मैंने आगे भी अर्ज़ की कि टैलेंट है, लेकिन उसका
सिस्टम बनाना इतना ज़रूरी है इस वक्त कि अगर कुछ अर्सा और सिस्टम ना बना तो अब फुटबॉल से इतना दूर, अभी भी हम लास्ट वाले नंबर्स पे आए हैं क्योंकि 5-6 साल से क्लैश चल रहा है, बार बार फुटबॉल बैन हो रहा है, बार बार खुल रहा है, उसकी वजह से हम पीछे चले गए। फेडरेशन का मसला ही नहीं ख़त्म होता, जी, आपस में लड़ाई इतनी ज़्यादा है, 2-2 ग्रुप बने हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बैन कर दिया जाता है पाकिस्तान की एसोसिएशन को, फेडरेशन को, फिर दोबारा इजाज़त मिलती है। ये लड़ते क्यों है इतना ज़्यादा? सियासत इस पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है इसमें, और दूसरा इसमें कुछ ऐसे फंड्स इन्वॉल्व हैं, AFC फीफा से इतने फंड्स आते हैं जिसका आम पब्लिक को, आम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम इसमें इन हों और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, तो वो पैसे की जंग है ज़्यादा फेडरेशन में। अच्छा, आप ये फरमाइए कि ये जो फीफा ने करवाया वर्ल्ड कप कतर में, तो मैं वैसे इससे ये आपसे एज एन इंटरनेशनल कोच और वो प्लेयर मतलब जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ 7 स्टेडियम उन्होंने बना दिए, 8 बनाए, इतने उनकी आबादी नहीं है जितने स्टेडियम बन गए और जैसे ह्यूज बनाए तो हाँ, और जितना पैसा लग गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, इसका कोई मुस्तकबिल भी नज़र आता है आपको इन स्टेडियम्स का, या क्या होगा मतलब? जी सर, अब कतर एक इस वर्ल्ड कप को फाइनलाइज जब करेगा ना एंड पे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से, तो उसके बाद कतर एक ऐसा स्टेशन बन जाएगा कि जहां हर वक्त कोई ना कोई बड़े से बड़े इवेंट्स जारी रहेंगे। अब इस स्ट्रक्चर का उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसका बड़ा फ़ायदा उनको ये होगा कि इन फ्यूचर उनकी टीम कंटिन्यू वर्ल्ड कप के लिए आने के लिए लोग सलाहियत पैदा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, पब्लिक का रुझान सारा फुटबॉल की तरफ हो गया, और वो सारी दुनिया को एक दफ़ा उन्होंने बता दिया कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं और हम फुटबॉल करवा सकते हैं और सबसे अच्छा फुटबॉल करवा सकते हैं। तो इस लिहाज से कतर ने जो ये स्टेडियम्स बनाए हैं उनका फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है उन्होंने जस्टिस किया, उसके साथ इंसाफ किया, और वह पूरी दुनिया ने देखा। थैंक यू सो मच ज़ाहिद साहब की प्रेडिक्शन अर्जेंटीना की जीतने की ज़्यादा है, इनका शौक भी ज़्यादा है, इनकी ख्वाहिश भी ज़्यादा है, मेसी को देखना चाहते हैं कि वो जीते और रिटायर हो तो फिर एक बड़े वर्ल्ड कप विनर के तौर पे हो। लेकिन सर जितनी मेहनत मोरक्को ने की है ना, मेरा तो वोट उनकी तरफ है। मैं भी देखती हूँ कि वो इंशाल्लाह जीते, और इस दफ़ा ऑब्वियसली ये उन टीमों में से जिन्होंने बहुत काम किया है, अपने आप पर बहुत काम करके बहुत वक्त में बहुत ऊपर और बहुत जल्दी आए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द टीम्स जो इस वक्त सेमीफाइनल में और क्वार्टर करेंगे फाइनल के लिए। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि जब भी आप ग़िज़ाइयत को रिलेटेड कोई बात करने की कोशिश करते हैं, कोई टॉपिक, कोई सेगमेंट रखते हैं, तो एक ही चीज़ के बारे में बात की जाती है एवरीवेयर कि आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। इस कौम का एक अलमिया बन गया है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन, कि हमने वज़न कैसे कम करना है। लेकिन वज़न कम करने से पहले सेहतमंद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरेलल बैलेंस करना अपनी डाइट को, तमाम वाइटामिन को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में इंक्लूडिंग मी किसी को भी नहीं पता था। विटामिन B12 ये है क्या, आपकी बॉडी में किस तरह से, किन चीज़ों को खाने से आता है, कमी का आपको कैसे पता चलेगा, आप इस चीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हम लेंगे। आज डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। Likewise. विटामिन B12 बेसिकली है क्या, पहले हम ये बताते हैं फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, विटामिन B12 एक्चुअली 2 टाइप का होता है। सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं, इससे पहले कि वो सप्लीमेंट्स की दुकान पे जाएं और इसके ऊपर टूटें, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। हमें नेचुरल चाहिए, हमें सिंथेटिक नहीं चाहिए। नेचुरल क्या है और सिंथेटिक क्या है? नेचुरल की जो बायोकेमिस्ट्री है वो है मिथाइल कोबैलामिन, जो सिंथेटिक है दैट इज साइनाकोबैलामिन। साइनाकोबैलामिन के अंदर जो मेटल है जो उस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज साइनाइड, जो आपको सबसे पहले मैंने कहा पहले ये बात करूं जो लोगों को नहीं पता है, जो सस्ते सप्लीमेंट्स विटामिन B12 के मिलते हैं दैट इज साइनाकोबैलामिन। हाँ, ये क्लेम किया जाता है कि उसमें जो साइनाइड है वो इतनी कम डोज में है कि वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, बट इफ समबडी इज अ स्मोकर फॉर एग्जांपल, उसके लिए वो थोड़ी डोज भी टॉक्सिक हो सकती है, एंड सो मेनी पीपल आर स्मोकिंग, राइट? और हमें क्या पता कि अभी तक तो ये रिसर्च है कि वो थोड़ा भी अमाउंट टॉक्सिक नहीं है, आगे को जाके ये रिसर्च निकला है कि हाँ ये थोड़ी अमाउंट भी है वो टॉक्सिक है, तो फिर क्या हुआ? तो B12 इज मिथाइल कोबैलामिन, इट इज नॉट साइनाकोबैलामिन। हमने मिथाइल कोबैलामिन लेना है जो कि नेचर में सबसे ज्यादा अब आ जाते हैं बात की तरफ, एनिमल प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री, माफिया इंडस्ट्री की वजह से फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जिसकी वजह से फैट और एनिमल फैट को गलत कहा जाता है। आपके पास जो बीफ लिवर है, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। ऑर्गन मीट से नफरत करने वाले लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर इस टेबल पर बीफ लिवर से ज्यादा कोई न्यूट्रिशियस फूड आइटम आया तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। बीफ लिवर, मटन लिवर, जो ऑर्गन मीट्स हैं आपके पास इतनी हेल्दी होती हैं, सारे विटामिन B12 इस सब में बहुत रिच होते हैं। हैविंग सेड दैट, बिकॉज मेरा एक ह्यूज पूल ऑफ क्लाइंट्स जो है वो वेजिटेरियन भी है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रीजंस, एंड वी शुड टोटली रिस्पेक्ट दैट। इसका ये मतलब नहीं होता है, लोगों ने अपनी बड़ी पॉपुलर मिथ सुनी होगी कि जी वेजिटेरियन है तो तुम में तो B12 कम होगा ही होगा। नहीं, वेजिटेरियंस भी अपना B12 जो है वो पूरा कर सकते हैं फर्मेंटेड फूड्स के थ्रू। अगर आप फर्मेंटेड बाजरा लेते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट लेते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट पे भी इंशाल्लाह कभी बात होनी चाहिए, तो आप अपनी B12 की कमी को कर्ड, छाछ पूरी कर सकते हैं। और एक और चीज़, वो बातें नॉर्मली करूंगी जो बातें, वो बातें नहीं करूंगी जो हर टेक्स्ट बुक में लिखी हैं और गूगल पे मिल जाएंगी, समझ आनी चाहिए एग्जैक्टली आपको। वो बातें करूंगी जो लोगों को नहीं समझ आ रही हैं। बहुत सारे लोग विटामिन B12 लेते हैं, अच्छा उनको कमी भी होती है, लेकिन जब वो लेते हैं उनके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते। क्यों? इसकी रीज़न मैं नाजरीन को बताती चलूँ। विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है, जो जज़ब होने का प्रोसीजर है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और नॉर्मली लोगों को B12 की डेफिशिएंसी इससे नहीं होती कि खुराक वो B12 वाली नहीं ले रहे होते, इसलिए होती है क्योंकि B12 जज़ब नहीं हो रहा होता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिसम में विटामिन B12 जज़ब हो, स्टमक में एसिड, मतलब आप ले रहे होते हैं समटाइम B12 आप लेकिन इनटेक कर रहे जज़ब होते नहीं हो, होगा, पता नहीं होता, जज़ब नहीं हो रहा, B12 की कमी पूरी नहीं हो अच्छा रही। मिस्टर, ये बताएं, वीगन फूड की हम बात कर रहे हैं या चले हम लेट्स मीट फूड की बात कर लेते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में सबसे पहले तो सवाल ये कि हम डायग्नोस कैसे करें कि हम B12 विटामिन ले नहीं रहे। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपके पास। B12 जैसे तार होती है ना, और तार के ऊपर जो कवरिंग होती है, अगर वो ना हो तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमारी जो नर्व्स है ना, नर्व्स के ऊपर की जो कवरिंग है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है। हमारा जो B12 है वो शीथ को बनाता है। अगर B12 नहीं होगा तो माइलिन का शॉर्ट सर्किट होगा, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे, आप डिप्रेस्ड होंगे, आप डिलूजनल भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा थकावट होगी। एक और चीज, आपको डिजीनेस हो सकती है। B12 जो है वो आपके रेड ब्लड सेल बनाता है, आपको एनीमिया हो सकता है। जब आपको एनीमिया होगा आपको टेकिकार्डिया होगा, बिकॉज हार्ट हैज टू ओवर कंपनसेट, हार्ट को ज्यादा बीट्स पर मिनट करने पड़ेंगे, पंच, ताकि वो बॉडी को ब्लड सप्लाई करे। आपकी पेल स्किन होगी, आपको ग्लोसाइटिस होगा। ग्लोसाइटिस स्टैंड्स फॉर स्वेलिंग ऑफ द टंग। जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक तरह नहीं जाएगा तो उसी तरह आपकी टंग पे भी ठीक नहीं जाएगा, अच्छा, टंग की स्वेलिंग हो जाएगी। आप बता रहे हैं ना सर, ये अगर आप देखें ना, हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदों को वो ये तो मसले जितने लोग हैं। डिप्रेशन का शिकार ज्यादातर होते हैं, ये सब तो साथ में उनके जब वो टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि एनीमिया भी है, डी भी कम है, विटामिन डी भी कम है, विटामिन डी भी कम है। थकावट बहुत हो जाती है, परेशानी बहुत ज्यादा है, जिस्म काम नहीं करता, मोशनलेस फील करते हैं। अब उसका एक हल तो आपने ये बताया कि आप सप्लीमेंट की बजाय आप Natural बीफ लें, बीफ लिवर खाएं, चिकन सॉरी मटन लिवर खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, मीट सोर्सेज लें आप। मीट सोर्सेज लें, और जो वेजिटेरियन है वो दही, आपने मतलब बहुत अच्छी मिसाल दी है। और क्या क्या है इसके लिए? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, सोर्सेज तो मैंने बता दिए हैं। वो सारे लोग जो एंटीसिड्स लेते रहे हैं बहुत ज्यादा, अभी भी ले, एंटीसिड्स के मैं अगेंस्ट हूँ। मैंने पिछले दिनों उस पर वीडियो भी की थी, थैंक गॉड वायरल भी। एंटीसिड्स मेडिसिन किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी जो है उसको स्टमक में बहुत ज्यादा तेजाब चाहिए होते हैं, pH 1 to 3 चाहिए होते हैं B12 एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर आप एंटीसिड्स लेते रहे हैं, एंटीबायोटिक कोर्स करते रहे हैं, आपको एसिडिटी है, आपको गर्ड है, आप 60 साल से ऊपर हैं, आपके स्टमक का तेजाब कम है, इसका मतलब है स्टमक को बहुत तेजाब चाहिए विटामिन B12 को खाने से तोड़ के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने के लिए, छोटी आंत में पहुंचाने के लिए, ताकि वो उसको जज्ब कर सके। ये सारी चीज़ें जिससे आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं कि मुझे B12 जो है वो कम हो सकता है। B12 की कमी के साथ एक और जो बड़ी चीज़ होती है वो आपके पास जॉइंट पेन्स भी होती है और विजन भी ब्लर्ड होती है। क्यों? हमारी विजन हमारे रेटिना पे डिपेंड करती है। रेटिना इज अ न्यूरल टिश्यू, जहाँ पर सारी नर्व्स अफेक्ट होंगी वहाँ पर आपका रेटिना भी अफेक्ट होगा, उसकी कंडक्शन भी अफेक्ट होगी, आपकी विजन ब्लर्ड होगी। जितने हजरात डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट, ये बात मैं पहले भी करती रही हूँ, आपके शो में भी रोज़ साहब की है कि नर्वस सिस्टम होता है। जितने हजरात आपके पास डायबिटिक हैं सबको B12 लेने की ज़रूरत है। और फी सबीलिल्लाह एक बात बताती चलूँ, अपने आप को एंटी डिप्रेसेंट्स पर लगाने से पहले, डिप्रेशन से डायग्नोस करने से पहले अपना विटामिन D, B12 और जिंक ज़रूर चेक कर लिया करें और हर्ब्स के थ्रू ट्रीट करें। 90% ऑफ द पीपल हु आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स दे डोंट नीड एंटी डिप्रेसेंट्स। अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, बच्चों की अगर हम बात करें,
ऑब्वियसली दे आर नॉट मीट लवर एट ऑल, घर में बच्चे तो बिल्कुल नहीं होते। अब उनके विटामिन B12 को हम किस तरह से बैलेंस करें, उनको क्या दें, और जो देना वो किस तरह से दें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बच्चे मीट लवर नहीं होते हैं, बट बच्चे सैंडविच लवर होते हैं। बट बच्चे चिकन पाई लवर होते हैं, फैंसी चीजें करके दो, हाँ, बट आप बच्चों को अगर ग्लूटेन फ्री इसलिए कि जो आपके पास नॉर्मली ब्रेड्स में ग्लूटेन होता है बहुत प्रोसेस्ड होता है, ग्लूटेन फ्री आप घर के मल्टीग्रेन ब्रेड के बर्गर्स बना के दें, बच्चे उसके तो लवर है ना। माँ बेस्ट जानती है कि उसका बच्चा किस तरीके से कंज्यूम करेगा। एक और सोशल मैसेज हमेशा माओं को देती हूँ कि आपका बच्चा जो है आपकी मिसाल फॉलो करेगा। अब आप माँ बन गई है ना, अब आप अपना चिलसीन खत्म कर दें, ठीक है। जब आप खुद डिसिप्लिन होंगी तो आप बच्चे को डिसिप्लिन करेंगी। मैं बीइंग अ, बहुत अरसा मैंने टीचिंग की है, बीइंग अ प्रोफेसर या अभी भी बीइंग अ कोच, कोई भी मतलब गलतियां तो इंसान से होती हैं। गलती करने से पहले सोचती हूँ कि अगर मैं ये कर लूंगी क्या मेरा मुंह रहेगा ऑन एयर बैठ के ये बात करने वाला। तो बहैसियत माँ, अगर आप खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजारेंगी तो क्या आप कहने के काबिल रहेंगी? तो कहने के काबिल रहिए। अच्छा, अगर विटामिन B12 की हम बात करें, अब हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि आजकल मार्केट में 1001 डाइट प्लान्स हैं। हमें पता है कीटो भी यहाँ पे है, लो कार्ब भी यहाँ पे है, प्रोटीन भी यहाँ पे है, एवरीथिंग इज। अब इन सब में हमने इस चीज को बैलेंस करना है, बिकॉज ये सब कुछ करने से पहले वी नीड टू पैरेलल हमने देखना पड़ेगा कि हमारा बैलेंस है, बॉडी इस काबिल है कि हम किसी भी डाइट की तरफ जाएं। तो अगर नॉर्मल बंदा ये जो डाइट करने वाला है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से टू बैलेंस विटामिन B12? अच्छा, सबसे पहले नोबडी इज नॉर्मल। नॉर्मलसी इज अ रिलेटिव स्टेट। व्हाट इज नॉर्मल फॉर माई बॉडी माइट नॉट बी नॉर्मल फॉर यू। मेरे लिए कद्दू शफा हो सकती है, आपके लिए कद्दू प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एवरीबडी हैज देयर यूनिक बायोकेमिस्ट्री। और ये मैं सबको बता दूं कि हर फूड, अब ये सच है, ये मिथ नहीं है, हर फूड अपनी एक तासीर रखता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडीज बायोकेमिस्ट्री। और इंटरनेट के डाइट प्लान्स फॉलो मत करें। गो टू अ डॉक्टर हु अंडरस्टैंड्स बायोकेमिस्ट्री लाइक नोबडी एल्स, और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद अपना डाइट प्लान बनवाइए। बिकॉज यू नो, किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई, मैं कहूँ जी पालक इज एन अमेजिंग वेजिटेबल। मेरे एक बड़े फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनकी बुक में उन्होंने कहा कि अगर 1000 जो है, जोल फॉरमैन, उन्होंने कहा अगर 1000 जो है किसी भी खाने का मैक्सिमम न्यूट्रिशन इंडेक्स होता है, मैं पालक को 800 दूंगा और उसके बाद किसी खाने को दूंगा तो 500 दूंगा। अगर मैं किसी किडनी स्टोन और यूरिक एसिड वाले को कह दूं कि पालक तुम्हारे लिए शफा है, तो क्या वो शफा है? नहीं है, नहीं है। एक खाना किसी के लिए शफा है और एक खाना किसी के लिए सजा है। डू नॉट फॉलो do not follow a printed plan, follow your customized plan. Yeah, exactly. सहर, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बात करी थी तो आपने कहा कि जो चीप विटामिन्स हैं, जी सर, इसका मतलब ये है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनके विटामिन्स ठीक हैं। अच्छा, बहुत सारी अच्छी कंपनियों के विटामिन्स कंपैरेटिवली रिलायबल हैं, लेकिन आप दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी कंपनी पे ले आए तो उसका विटामिन C IBD वाले के लिए बकवास है। क्यों बकवास है? आई एम सो सॉरी, डोंट माइंड माय लैंग्वेज। बकवास इसलिए है क्योंकि विटामिन C के एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और विटामिन C का जो कंपोनेंट आपको सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। IBD वाले ये जो फकियों की तरह विटामिन C सप्लीमेंट खाते हैं, ये मैं उनको बता दूं कि आपको विटामिन C के जिस हिस्से ने फायदा देना था वो होता है बावल फ्लेविनाइड। बावल फ्लेविनाइड आज तक किसी विटामिन C सप्लीमेंट की ब्रांड में मिल ही नहीं रहा है, आप सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड खा रहे हैं। हाँ, और अब आप बावल फ्लेविनाइड कहाँ से ले सकते हैं? आप बावल फ्लेविनाइड फर्मेंटेड वेजिटेबल से ले सकते हैं, आप बावल फ्लेविनाइड प्याज से ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सप्लीमेंट्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो क्या फायदा? हाँ, कुछ चीजों के सप्लीमेंट्स हैं जिनकी जरूरत है। मैं रोज विटामिन D का सप्लीमेंट खाती हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो रोज 25 मिनट सन बेदिंग करते हैं? कोई करता है? हम में से विटामिन D की कमी हो सकती है, विटामिन D का सप्लीमेंट मैं खाती हूँ। खवातीन हमारे यहाँ पर 40 साल से ऊपर जिन्होंने बच्चों को खास करके जन्म दिया, उनको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है। फिर कैल्शियम में 2 टाइप के सप्लीमेंट आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, इट इज चीप, नॉट रिकमेंडेड। कैल्शियम सिट्रेट आ जाता है, इट इज रिकमेंडेड। कैल्शियम सिट्रेट खाली पेट खाओ या भरे पेट के साथ खाओ, कोई मसला नहीं। आपने जब कॉन्वर्सेशन का आगाज किया तो आपने कहा कि वी हैव 2 वेज। एक तो हम नेचुरल प्रोसेस कोशिश करते हैं कि हम उसी की तरफ जाएं, और एक हम विटामिन जो के प्रोसेस होते हैं हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। आपने कहा कि एक बहुत बड़ा मसला है ऑब्जर्व करने का। अच्छा, अब ये देखें, आवाम को पता लग गया विटामिन B क्या मिथ है, हमने किन किन चीजों से लेना ये पता लग गया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब बहुत सारे लोग आपकी बात मान भी लेते हैं और ये काम करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब अंदर आपके जा रहा है लेकिन आपको वो फायदा नहीं दे रहा। इसको कैसे डायग्नोज करना है, और अगर हम ऑब्जर्व करने वाला सीन कैसा होना चाहिए? अच्छा, एक तो आपके सिम्टम्स की रेजोल्यूशन, यानी आपको अपनी हालत में बेहतरी फील होना शुरू हो जाएगी 15-20 मिनट में। अगर हाथों पायों में सुइयां चुभ रही थी वो कम हो जाएंगी, एनर्जी लेवल्स ऊपर जाएंगे। अब रात के टाइम डिप्रेशन नहीं होगा, सुबह उठ के अच्छा लगेगा, बॉडी में पेन्स कम हो जाएंगी। और सीरम विटामिन B12 का टेस्ट भी होता है, आप
अपना सीरम B12 टेस्ट भी करवा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके B12 के लेवल्स कहाँ पर खड़े होते हैं। अगर अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल था, एक्चुअली सवाल आपके सारे ही अच्छे थे। Thank you. सीरम B12 जो है, अगर वो आपका ऊपर नहीं जा रहा है B12 लेने के बावजूद भी, तो उसका मतलब ये है कि स्टमक में एसिड कम है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या फिर आंतों में सोजिश है। अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। और अगर सीरम B12 ऊपर जा रहा है और आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, ये भी एक चीज़ की DD है। DD स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। B12 के साथ किसी और की भी कमी है, चेक करवाइए। अच्छा, जिस वक्त आपने बात की योगर्ट वगैरह की, अगर आपके स्टमक में एसिड कम है तो क्या योगर्ट उसको हेल्प करेगा? अच्छा सर, योगर्ट उसको हेल्प नहीं कर सकता स्टमक में अगर एसिड कम है। ये अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ रहा है सेगमेंट करते। दो चीजें आपने, मजा आता है ना जब आपके पास जो है कोई निकलवाने वाला हो। बोलते हैं हमारा सेगमेंट करने का मकसद भी है कि हम वो बात करें जो आप रिलेट कर सकें। सहर से ही बात करिए, सोहा ने वो सवाल किया जो मेरा मसला है। एग्जैक्टली, एप्पल सिडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, दीज आर द टू थिंग्स फॉर यू। एप्पल सिडर विनेगर आपने 1 टेबलस्पून 150 मिलीलीटर कोकोनट वाटर या नॉर्मल वाटर में, अगर स्टमक का एसिड कम है तो खाने से 30 मिनट पहले मिलाकर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि खाने के टाइम स्टमक को एसिड सिक्रीट करना है। वो एसिड सिक्रीट करेगा तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन के साथ ऐसे जुड़ा होता है B12, स्टमक उस पर अटैक करेगा, उसको करना चाहिए तो B12 अलग होगा, वहां से IF निकलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है, एक प्रोटीन होती है ट्रांसकोबैलोमिन, उसके साथ। दूसरी चीज, आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड सप्लीमेंट नॉर्मली पाकिस्तान में इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है, मगर एप्पल सिडर विनेगर आपको मिल जाएगा। लेकिन बीटेन हाइड्रोक्लोराइड मेरे जिन क्लाइंट्स ने लिया है उनको अपनी हालत में बहुत इंप्रूवमेंट फील हुई है और माशाल्लाह नाउ दे डूइंग वेल। अच्छा, आपको पता है हमने ये बात तो कर ली कि आपको मीट की तरफ जाना चाहिए फॉर, अगर आपको लैक कर रहे हैं या आपको डेफिशिएंसी है खासतौर पर B12 की, तो हमने बता दिया। लेकिन हमारा हर चीज़ को लेने का तरीका भी सहर बहुत मुख्तलिफ है। हमने फ्रूट्स खाने हैं तो हमने उसका कोई ना कोई चस्का लगा के खाना है, हमने गोश्त खाने हैं तो हमने उसको भून के खाना है। हमारे मसले हैं बहुत सारे। अब अगर हमने लेना सैंडविच, बच्चों की तो बात कर दी है, बड़ों ने विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए अगर मीट लेना है तो किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना। घर में गोश्त बनाना शुरू कर दिया, गोश्त ऐसे बनाए कि विटामिन B तो मिले ना, अल्सर मिल जाए। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो की थी, उसके भी बड़े व्यूज आए थे। उसका कि गोश्त बनाने का तरीका क्या है। याद रखिएगा, सब्जी जितनी कम पकाएं उतनी अच्छी है, गोश्त जितनी ज्यादा देर पकाएं उतना अच्छा है। लेकिन गोश्त पकाने के लिए आपने एक सेंटेंस मेरा हमेशा याद रखना है, यूज मॉइस्चर, यूज टाइम, यूज पार्ट्स। मॉइस्चर यानी बहुत ज्यादा पानी यूज करना है, टाइम बहुत ज्यादा देर पकाना है, ज्यादा से ज्यादा ग़िज़ाई तौर पे, और पार्ट्स, गोश्त के जितने भी पार्ट्स होते हैं कुछ भी नहीं फेंकना होता। और सबसे पहली चीज जो हम जाया समझ के फेंकते हैं वो होते चर्बी कसाई से कटवा के। सबसे नायाब हिस्सा गोश्त का चर्बी है। वो गोश्त के जज़ब, बिल्कुल प्लीज सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, यूज मॉइस्चर टाइम पार्ट्स। जो चर्बी है गोश्त के अंदर, जितनी भी न्यूट्रिशन मौजूद है, जितने फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E और K, जब आप चर्बी के साथ गोश्त लेते हैं वो उसको बेटर एब्जॉर्ब करता है, आपको ग़िज़ाइयत ज़्यादा देता है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। ना गोश्त की हड्डी फेंकते हैं, ना गोश्त का कार्टिलेज फेंकते हैं। ये जो आप इतना महंगा सप्लीमेंट लेते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड आया हो ना, मैं ग्लूकोजामीन खरीद के खा रही हूँ, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट खरीद के खा रही हूँ, लेबोरेटरी में प्रोसेस किया होता है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। जो कार्टिलेज होता है उसमें ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जब आप गोश्त का साथ पकाते हैं ना, आप यकीन करें आपकी हड्डियों को जो वो सप्लीमेंट मिलता है ना कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। मजा आ गया सहर, वैसे आज भी दोबारा भी बात करके हमेशा मजा आता है। अब मैं उससे सोच रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा कि इसका मतलब है कि दुम्बा कढ़ाई तो फिर सबसे मजेदार चीज हुई ना। अमेजिंग। और दुम्बे को अपने तेल में पकाएं, अपने, वही तो वो करते हैं ना, जबरदस्त। वो एक्सट्रीमली हेल्दी है, वो भरा हुआ है विटामिन A और K से। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो शनवारी तो बड़े खुश हो रहे होंगे सारे जो। हमारा तो कारोबार चांदी हो गया, सहर ने आज हमारा कारोबार चांदी। एक तो उसका जायका बड़ा जबरदस्त होता है, दूसरे आपने विटामिन का उसका बता दिया, सोर्स है बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन सा टाइम है जिस वक्त इनको विटामिन्स को लेना चाहिए? मतलब लोग कोई कहते हैं सुबह में, को रात में, को दिन में, लेकिन कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं और उसको आप भरे पेट के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको जज्ब होने के लिए पानी चाहिए। वाटर सॉल्युबल जितने भी बी विटामिन है, B12 खाली पेट ले सकते हैं। विटामिन C, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं 4 होते हैं, याद कर लीजिएगा, A, D, E और K। A, D, E और K को हमेशा भरे पेट के साथ लेते हैं। अगर नींद का प्रॉब्लम है आपको तो विटामिन D रात को आपने डिनर के साथ लेना है।
आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका विटामिन डी भी अच्छा जज्ब होगा। अगर मूड लो होता है, सुबह एनर्जी अच्छी नहीं होती, तो विटामिन डी को आप सुबह नाश्ते के साथ लेंगे। जिंक बड़ा कॉमनली यूज सप्लीमेंट है। जिंक आपके स्टमक के पीएच को अल्कलाइन करता है। कभी भी इसको खाने से पहले नहीं लेते। खाने से पहले स्टमक का पीएच एसिडिक होना चाहिए। जिंक को हमेशा खाने से 1.5 या 2 घंटे बाद लेते हैं। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को भी कोशिश करें कि खाने से 1.5 या 2 घंटे बाद लें। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, हार्ट बीट तेज होती है, एंग्जाइटी होती है, मूड अच्छा नहीं रहता, मैग्नीशियम सोने से पहले ले 500 मिलीग्राम और मुझे दुआएं दें। अरे सर, हाँ बिल्कुल दुआएं दें। मैग्नीशियम जो है ये नॉर्मल फूड की कौन सी उसके अंदर मौजूद है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, डेयरी में प्रेजेंट है, आपके पास नट्स में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपका जरूरत से ज्यादा मूड लो रहता है ना, तो कुछ दिन मैग्नीशियम लेने में कोई कबाहत नहीं है। मेलाटोनिन की तरफ मत जाएं, मेलाटोनिन हार्मोन है, मैग्नीशियम सेलेक्ट करें। मतलब सर बात सिर्फ ये कि मेरे ख्याल से जितनी चीज़ों के बारे में शहर बात करी, आवाम को वो चीज़ें पता हैं, लेकिन अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं कि किसका कितना टेक होना चाहिए। ये आप जैसे वो कस्टमाइज, एक बात बहुत अच्छी थी कि जो भी कोई दूसरा कर रहा है वो आपको नहीं करना चाहिए। कस्टमाइज प्लान या कस्टमाइज या कंसल्टेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करके करें आपने जो भी करना है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि बाज़ लोग इनिशियल्स के लिए बात कर लेते हैं, जो भी स्विच करना चाहेंगे आपकी बात सुनने के बाद कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। अब ट्रांसपेरेंटली बाज़ लोग गोश्त नहीं खा सकते, सिर्फ गोश्त। मिक्सचर की अगर हम बात करें 7 चीज़ों के, बाद लोग शामी बना लेते हैं, सब्जी में डाल लेते हैं, और बड़े सारे चीज़ें हैं गोश्त खाने के। किस किस तरीके से खाया जा सकता है इनिशियल्स के लिए जो स्विच करना चाहते हैं? मैंने बताया कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एवर्जन है गोश्त से, या कोई वेजिटेरियन है, वो फर्मेंटेड खाने ले सकते हैं, वो छाछ ले सकते हैं, वो दही ले सकते हैं, वो घर का बना हुआ पनीर ले सकते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट आप ले सकते हैं, उसको अपने सैंडविचेस में, क्रैकर्स में, सूप्स में डालें। आपको नहीं ज़रूरत गोश्त खाने की। अगर आप वेजिटेरियन है, आपको बहुत एवर्जन है, कॉम्बिनेशन आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। आप गोभी गोश्त बनाएं, गोश्त की तो अफादियत रह जाएगी, गोभी का फायदा उड़ जाएगा इतनी देर पक के। लेकिन आप जिस तरह भी खाना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं तो अगर आप वेजिटेरियन भी, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा आपको। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मजा आया, बहुत मजा आया बात करके आपसे। और दोबारा भी बुलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस मसले पे बुलाएंगे जो कि खवातीन का बहुत बड़ा अलमिया है, वेट लॉस, लेकिन कस्टमाइज वेट लॉस। ये बात बहुत अच्छी है जो मैं बार बार कोट कर रही हूँ कि अपना खुद प्लान करें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के शुरू में हमने एक मसले को एड्रेस करने की कोशिश की थी जो कि बेसिकली कराची से है। आवारा कुत्तों के काटने से जो इफ़ेक्ट होने वाले लोगों की तादाद है वो 26,000 से भी तजावज़ कर गई है। अब वहाँ पर क्या सदेबाब किया जा रहा है, वहाँ पर मसलों को एड्रेस करने के लिए महकमा जात जो है वो एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए। अभी ये वो रजिस्टर्ड तादाद है जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, 26,000। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में पता नहीं है, जो तादाद में इदाद शुमार में आए नहीं है, उनकी तादाद भी है। हम इससे बात कर लेते हैं। बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के। आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक में खुशामदीद कहते हैं। बुरहान कैसे हैं आप? ठीक हैं बुरहान, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा बुरहान, बताइएगा कि ये मसला जो है ये कितना पुराना है कराची का, और कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं कि 26,000 लोगों पर अब तक ये हमला हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ये मसला कराची का बहुत ही पुराना है। सबसे मेन वजह हमने जो अपनी सोर्सेज से मालूम की है वो ये है कि रात गए जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, जिन सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, तो शहरी जो है वो अपनी व्हीकल पे स्लो अगर सफ़र कर रहे होते, उसी दौरान ये आवारा कुत्ते जो हैं वो उन पर हमला करते हैं। अभी तक की जो रवां साल का अगर डेटा बताया जाए तो 26,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। 83% बताया जा रहा है कि उसमें मर्द हैं, 16% जो है वो खवातीन हैं, और बाकी जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके पीछे भी जो है ये आवारा कुत्ते उनका पीछा करते हैं, फिर उनको काटते हैं। उसके बाद उनको करीबी अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद उनको बड़ी मुश्किलों से जो है वो इसका इंजेक्शन मिलता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने के बाद की जो वैक्सीन होती है वो भी अवेलेबल नहीं है। और जिना अस्पताल में हमारी बात हुई थी डॉक्टर से, तो जिना अस्पताल में ये कहना था कि हर आए रोज जो है वो कुत्तों के, आवारा कुत्तों के काटने के हमले में जो शहरी होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में इसका खौफ भी बैठ चुका होता है, तो लोगों को रिकवर होने में भी कुछ लोगों को काफ़ी वक्त लगता है। कुछ लोग फौरी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पे जब ये हमला होता है तो खौफ बैठ जाता है, जिसके बाद उन लोगों को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। बुरहान ये बताइए कि
ये जो कुत्ते हैं इनको ख़त्म करने के लिए बड़ी कैंपेन चलाई जाती हैं। एक तो वो कैंपेन नाकाम क्यों होती हैं, दूसरे वो तमाम लोग जो जानवरों की एक आज़ादी के नाम के ऊपर नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कुत्तों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको कोई इंजेक्शन दे के इस तरह का कर देना चाहिए कि वो आगे बच्चे ना पैदा कर सकें। इस तरह की क्या सूरत हाल है उसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आवारा कुत्तों के खिलाफ जो है वो फौरी कार्रवाई की जाए, उनको जो है वो रस्तों से उठाया जाए, लेकिन देखा गया कि ये हिकमत अमली नहीं की गई। रेस्क्यू की जानिब से चंद इलाकों में जाया गया जहां पर अगर मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूं कि 8-10 जो है वो आवारा कुत्तों को पकड़ा है, उन्होंने वीडियोज बनाई हैं और आला अफसरान को ये भेजा है कि हमने कुत्ते के खिलाफ मुहिम स्टार्ट की थी और कुत्तों को जो है वो गलियों से पकड़ा गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि सिर्फ नुमाइशी जो है वो काम किया जाता है। अफसरान को खुश करने में वो थोड़ी देर की जो है वो मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपने अफसरान बाला को भेज देते कि हमने इलाके में जो आवारा कुत्ते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अलबत्ता दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, आवारा कुत्ते जो जख्मी हो जाते हैं ट्रैफिक हादसात में, जो कुत्ते बीमार हो जाते हैं, जिनके सरों पे चोट लगती है, वो वैसे ही मेंटल हो जाते हैं। तो उनके सामने से कोई भी गुजर रहा होता है तो वो उस पर हमला कर देता है। रिसेंटली भी 3 रोज कबल मेन शाहराह फैसल पे कुछ खवातीन थी जो ऑफिस से फ्री होकर अपने घर की जानिब रवाना थी, वो बस स्टॉप पे अपने बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान भी एक ये वाकया हमने रिपोर्ट किया था कि वहां पर भी आवारा कुत्ते 2 थे जिन्होंने खवातीन पे हमला किया, खवातीन के बुरके फाड़े, खवातीन रोडों पे आ गई, लेकिन उस वक्त भी रेस्क्यू वहां पर ना पहुंची। शहरी जो थे वो अपनी मदद आपके तहत इनको अस्पताल ले गए, जिसके बाद हमने आला हुकाम से इस चीज के बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि इनके खिलाफ जो है वो मुहिम जारी है, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो सिर्फ अपने अफसरान बाला को खुश करने की हद तक देखने में आई है। अस्पतालों के अंदर जो है वो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। जिला अस्पताल कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर की भी वीडियोस जो है वो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे कि वहां पे भी अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का सबसे बड़ा जो है वो सिटी गवर्नमेंट का अस्पताल है, उस अस्पताल में भी आवारा कुत्ते की भरमार है। रात के औकात में जो लोग तामेदार होते हैं जो अपनी फैमिलीज को लेकर अंदरून सिंध से यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, वो अंदर मरीज का इलाज चल रहा होता है, लेकिन बाहर जो उनकी फैमिलीज बैठी होती है वो भी एक खौफ में मुब्तला होती है कि जैसे ही सो जाएं और आवारा कुत्तों ने अगर हमला कर दिया तो नुकसान होगा। इस वजह से बुरहान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी कैंपेन्स चलाई जाती है वो कैंपेन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती सर कि उसको मुकम्मल तौर पर, एक तो आप देखते हैं कि हमला करते हैं और ऊपर से उन्होंने जैसे कहा कि वैक्सीनेशन भी बहुत सारे अस्पतालों में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मौत भी बहुत सारे लोगों की वाक़या होती है। तो अब ये मसला था जिसको हमने आपसे एड्रेस करना था। अब आपसे लेंगे हम इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।